जी पार्ट 3 स्टार्ट हो गया जी 117 का। अच्छा जी, बच्चों ने कहा जी एक दफ़ा दोबारा दिखा दें। ये जी कॉमन इश्यूज़ में सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट्स का निकलना ज़रा पतले मार्कर के साथ लिखा गया था, मादरत के साथ। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट में जो इश्यूज़ आ सकते हैं वो आपके सामने ये हैं। देन जी लेबर कॉस्ट में ये मसाइल आ सकते हैं आपके सामने। देन जी वेरिएबल ओवरहेड्स के कॉमन इश्यूज़ ये हैं, बल्कि इन सबको इकट्ठे ही देख लें। वेरिएबल ओवरहेड सेपरेटली हों, फिक्स्ड ओवरहेड सेपरेटली गिवन हो, या इकट्ठे हों तो सेपरेशन करनी ही पड़े। ये कुछ इश्यूज़ आ गए और फिर ये ठीक है जी। अच्छा, अब जी आपको इसी तरह से हर टॉपिक के अंदर थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो मोटी मोटी रिवाइज करने के लिए ये टेबल बने हुए हैं। जहाँ पर नहीं थे इस तरह से तरतीब में या बने हुए थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए कल बैठ के, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब मैं आपको करवाऊंगा, कोई सवाल हुआ तो, वैसे तो बचा कोई नहीं, इस दफ़ा है ही कोई नहीं, तो खैर वो सवाल जब करेंगे तो उससे पहले थोड़ी सी ये रिवीजन आपके सामने आएगी जिसमें सारे टॉपिक की थोड़ी सी रिवीजन है, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस कॉस्टिंग है आपके सामने, जब करेंगे शायद आज अगर असर के बाद आए तो ये कर रहे होंगे। फिर उसके बाद ये रेलेवेंट कॉस्टिंग है जो मैं अब शुरू करने लगा हूँ, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल में ये बिल्कुल वही वाले टेबल्स हैं जो आपको शायद बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे आपसे मैंने बनवाए हुए हैं, ये मैंने वहीं से उठाए हैं, वहीं से उठाकर मैंने इधर सिर्फ प्लेस किए हैं, ठीक है, ताकि एक तरतीब के अंदर सारी चीज़ें और अल्लाह करे PDF बन जाए। भाई ने तो प्रिंटिंग करके जनाब बेहतरीन काम किया हुआ है, ये बिल्कुल वही है, ठीक है। तो इसी तरह से लेबर और ये ओवरहेड। उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग चलेगी, सिर्फ गपशप है, फॉर्मेट्स हैं, सवाल कोई मिलता जाएगा तो करते चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं आपके टॉपिक्स में से उठा कर, ठीक है जी। तो ये अब करना है काम। अब इस काम के ऊपर CVP एंड पे लिखा हुआ, ये कोई तरतीब ज़रूरी नहीं है, तो मुझे जैसे मिलते गए सामने चैप्टर आते गए मैं लिखता गया, सीधा करता गया। हमारी मर्ज़ी होगी, हम जौन सा मर्ज़ी टॉपिक कर लें, ठीक है शुरू, ओके। तो जैसे अभी हमने फ़िलहाल तो कॉमन इश्यूज़ की बात कर ली है जी, और कॉमन इश्यूज़ के बाद अब हम पहली चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स की रिवीजन, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्टिंग, एक मिनट यार, एक छोटी सी चीज़ तो रहेगी रेलेवेंट कॉस्टिंग में आपको बतानी, वो वहीं से देख के आते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट का चैप्टर ओपन अगर करें ना तो वहाँ पर सारे सवाल आपके किए हुए मिल जाने आपको, अल्लाह माफ़ करे, इतना पढ़ते थे आप लोग, वक़्त वक़्त दिए गल्ला ने। ये तो आपको मैं बताने, ये सबसे पहले मैंने यहाँ से गेम जो है ना आपको डाली थी सारी, ये जी ये है डिसीजन मेकिंग है, ये है वो है करके, उसके बाद आपको होश ही नहीं आया, 45 दिन 50 दिन लगा दिए, क्या के 45 है ना। ये वो सफ़र था जिसको हमने शुरू किया था, ख़त्म कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोबारा ज़रा उस सफ़र को बैठकर हम रिव्यू करने लगे हैं कि हमने क्या किया था। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल सबसे पहले किया था, डिसीजन मेकिंग की बुनियाद है चूँकि, इसीलिए मैं रिवीजन में भी इसको पहले डाल दूँ, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद मेरी अपनी मर्जी से तरतीब चलेगी। जैसे रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर उसने जो प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल डाला, उसी के अंदर उसने पार्ट B छोटा सा डाल कर ये कह दिया कि बताओ ये जो फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हैं इससे इंक्रीमेंटल कितना प्रॉफिट है, तो वो साथ ही मिक्स कर दिया थोड़ा सा उसने, ठीक है। फिर लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल था, तो ये सारे ही चैप्टर 16 15 के बाद ही आया था ना, तो इसलिए मैं पहले 15 आपको करवा रहा हूँ आज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपके सामने ये बातें हैं जो हमने स्टार्ट की थी, उस वक्त प्रिंसिपल्स तो पढ़े ही नहीं थे। सबसे पहले आपको मैंने कहा था किस तरह के सवाल आते हैं, ये मैं उधर डालना भूल गया, माजरत के जी, ज़रूरत भी नहीं थी वैसे वहाँ पर, ठीक है जी। कितनी तरह के सवाल आते हैं? 3 तरह के। या तो वो कहेगा इवेल्युएशन करो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, या वो कहेगा बिड प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताओ जो कोट करें तो जो इतना प्रॉफिट कमा सके, या वो कहेगा कि मिनिमम बिड प्राइस बताओ। मिनिमम बिड प्राइस हमारी कॉस्ट ही होती है। तो फॉर्मेट सिर्फ अलग अलग किए ही थे, वरना तो क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या करना है, रेलेवेंट रेवेन्यूज लेने और रेलेवेंट कॉस्ट को माइनस करना है। अगर नेट में आंसर पॉजिटिव है तो कंपनी एक्सेप्ट कर ले इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, अगर नेगेटिव है तो कंपनी एक्सेप्ट ना करे। अगर उसने कहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताओ तो इसको उड़ा दो, यही तो बतानी है।
ये कॉस्ट सारी की सारी लेकर टोटल कॉस्ट में अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऐड करके उसको कोट कर दो कि ये प्राइस कस्टमर को आप कह सकते हो कि दे इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। तो सेल प्राइस या बिड प्राइस टू बी कोटेड फॉर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर वो कहता है मिनिमम बिड प्राइस जो है वो बताओ, तो फिर अगर प्रॉफिट गिवन भी होगा या परसेंटेज गिवन होगी तो वो धोखा होगी ताकि बच्चा गलती करे। मिनिमम बिड प्राइस क्या है? हमारी रेलेवेंट कॉस्ट। और मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि ये वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की नॉर्मली काउंटिंग चल रही होती है। हमारी कंपनी तो काम कर रही है नॉर्मल रूटीन वाला, कुछ स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है तो कोई आ जाए तो कहते हैं आन दो। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी फिक्स कॉस्ट जो है हमारी जो है वो रेलेवेंट नहीं होती थी, सारी ही हमारी जो है वो रेलेवेंट कॉस्ट हमारी बस रेलेवेंट थी, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल, रेलेवेंट रेवेन्यूज, रेलेवेंट कॉस्ट। तो हम ये कह लेते होते हैं, हमें सेठ साहब क्या लेते हैं, यार बस नुकसान ना हो, देख लो पल्ले से ना दें, तो कॉस्ट के हिसाब से बता दो कितना कम से कम उसको बिड करें। तो कम से कम बिड करना है तो वो क्या है, आपकी रेलेवेंट कॉस्ट ही है। यही आपकी मिनिमम बिड प्राइस है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। मिनिमम बिड प्राइस बिलो विच कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट विल रिजल्ट इन, ये 3 तरह के सवाल आते थे। फिर रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स थी, रेलेवेंट और इरेलेवेंट की, ये हमने पढ़ी थी कि रेलेवेंट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो फ्यूचर की हो, कैश में हो और एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन हो, ठीक है। टाइप्स थी इसकी, इंक्रीमेंटल, अवॉइडेबल, डिफरेंशियल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये रेलेवेंट कॉस्ट थी। जबकि संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट को हमने कहा था कि ये हमारी इररेलेवेंट होती, ठीक है। कोई इनका खास मकसद तो नहीं था, बस उस वक्त जाहिर सी बात है कहानी पूरी डालनी होती है, समझा के आहिस्ता आहिस्ता चलना होता है। तो 2 दिन में तो हम यहाँ से निकले थे और फिर हम अगले स्टेप पर पहुंचे थे और वो स्टेप था ये कैलकुलेशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, जिसके अंदर फिर हमने वो शुरू किया काम। पहले ओवरहेड्स देखे, नॉन करंट एसेट्स देखे, मटेरियल देखा, लेबर देखी, फिर वो 24 सवाल किए आपने। वो 24 सवालों के बाद फिर मैंने आपका चलो खून गुजारा हो गया, अब पेपर में 70-80% सवाल आपका सही होने लग जाएगा। कितनी मेहनत की आपने, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो कैलकुलेशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट जो है ये मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराने लगा हूँ, ये मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अच्छा जी, ओवरहेड्स का रूल इधर ना देखें, इधर देखने का क्या फायदा। ओवरहेड्स का रूल क्या था? ओवरहेड्स वेरिएबल तो हमेशा ही रेलेवेंट होते हैं क्योंकि ये इंक्रीमेंटल होते हैं, ठीक है। जबकि फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग वाले इररेलेवेंट है। एग्जिस्टिंग के कई नाम थे, इसको आप जो एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, अपोर्शनड, अप्लाइड कहते हैं। तो उस वक्त याद कराया था, उसके बाद फिर कितनी बार इसने काम दिया, अप्लाइड, एब्जॉर्ब, जनरल लिखा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इररेलेवेंट। और अगर एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ रही है, ये रेलेवेंट कॉस्ट है क्योंकि इसको ये इंक्रीमेंटल हो जाती है ना, ठीक है। तो इसके अल्टरनेटिव नेम इंक्रीमेंटल है, स्पेसिफिक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। तो ओवरहेड्स में कोई मसला याद है बातें। उसके बाद नॉन, मैं पहले सामने नहीं रखता, आप लोग पहले ही बता देते हो, मतलब देख कर। फिर अगली चीज़ हमने पढ़ी थी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के बारे में था कि अगर तो कोई एग्जिस्टिंग मेरे पास एसेट पड़ा है तो उसकी कॉस्ट, उसकी इंडेप्शन, उसकी बुक वैल्यू, ये कोई भी चीज़ रेलेवेंट, ये संक कॉस्ट होती हैं। अगर वो आज बिक रहा है तो हम उसको ना बेचें, उसको यहाँ यूज़ कर लें तो फॉल इन मार्केट वैल्यू, या आज हमारे पास पड़ा था, किसी ने किराए पे मांगा, हमने किराए पे ना दिया और इधर यूज़ कर लिया, तो वो फोरगोन रेलेवेंट। ये तो होगी एग्जिस्टिंग की बात। अब इन दोनों में से लोअर भी हो सकता है। और अगर हमने कहा था, एक बड़ा मुश्किल सवाल भी देखा था, उसमें हमने ये कहा था कि किराए पे भी दे सकते हैं, किराए पर दें तो लेट्स से किराए पर दें या बेच दें बाहर, या किराए पर लें दें अगर, तो हमें इसका किराया आएगा 200 रुपये और बाहर से जैसा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 150 में मिल जाएगा, तो हम कहेंगे यार किराए पे जो दिया उसको किराए पे रहने दो, 200 रुपये वहाँ से कमाओ, ये बाहर से किराए पे लाकर 150 में ये काम करो, फिर वापस 50 रुपये फिर भी बचने ही। इस तरह से एक मामला भी आया था, लेकिन चलें छोड़ें, ये तो बहुत डीप डाउन जाकर मामला यहाँ पे आता है। यार 23 पे कर दें, ऐसी गर्मी हो रही है। मैं हूँ फिर तुम पता मैं कोट लाता ना तो फिर मैं मगरिब नहीं इशा तक भी ले जाना है, इंसान बन के एसी चला दो, सही कर। अच्छा जी, अच्छा आप जी सुने अच्छा, अगर आपने एग्जिस्टिंग एसेट यूज़ नहीं करना, आपने नया एसेट खरीद लिया, तो नया एसेट खरीदा है तो उसकी डेप्रीसिएशन आई कैप मैंने कहा था ले लेता है। अगर लाइफ गिवन है तो फिर नए की डेप्रीसिएशन आपने ले लेनी है। और अगर
आपका फॉल इन मार्केट वैल्यू गिवन है, मतलब आपके बताया गया कि आज ये ₹1,00,000 का लेकर आए और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये 50,000 का रह जाएगा, तो फॉल इन मार्केट वैल्यू जो 50 है वो आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। और आखिरी केस क्या था, अगर आप किराए पर ले आते हैं नया एसेट तो आपने रेंटल जो उसका है वो रेलेवेंट कहना है। अब इसको ज़रा देखें गौर से तो ये चीज़ें आपको याद आएंगी। एग्जिस्टिंग एसेट जो है उसकी तो ओरिजिनल कॉस्ट वगैरह तो इग्नोर कर देनी है। रेलेवेंट क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन। ये मैंने कहा था, असल में तो बस इतना ही आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन ही रेलेवेंट है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि वो दो ऑप्शन देता था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये है। तो कॉस्ट के केस में जो लोअर पड़े वही हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इनमें से इसलिए मैंने लिख दिया था लोअर, सवाल कराने के बाद लिखा था, वरना पहले दिन मैंने यूं ही लिखा था बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन, ठीक है ना। गेम आहिस्ता आहिस्ता, स्लो पॉइजन, यू नो। और अगर आप एसेट को एक्वायर करते हो किराए पर तो रेंटल एक्सपेंस, हायर चार्जेस, यही आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। और अगर आप न्यू एसेट खरीदते हो, लाइफ इज गिवन तो डेप्शन एक्सपेंस रेलेवेंट, और अगर लाइफ इज नॉट गिवन, चेंज इन मार्केट वैल्यू इज गिवन तो फॉल इन मार्केट वैल्यू इज रेलेवेंट कॉस्ट। को मसला अभी सवाल करते हैं तो सही रिवाइज होगा, ये तो सिर्फ गपशप है थोड़ी। मटीरियल की बारी आई थी, हमने कहा तो लो जी ये तो अल्टीमेट हो गया, इससे आगे क्या हो सकता है, उसके आगे लेबर आ गया तो खैर मटीरियल में क्या था जी, मटीरियल तो बहुत ही आसान साबित हुआ था, ठीक है। आप लोग ज़रा इसको ना पढ़ें, ज़रा दिमाग में अपने इसको दोहराएं एक दफ़ा, मैं पानी पी लूँ, एक दिमाग में दोहराएं। मटीरियल खरीदेंगे, मतलब पहले बात मटीरियल बनाएंगे, बनाते हैं तो फिर क्या, फिर अगर ख़रीदते हैं तो अगली बात स्टॉक में पड़ा है तो क्या, नहीं पड़ा तो फिर क्या, एंड क्या एंड क्या एंड क्या। ज़रा दिमाग में कोशिश तो करें, हो सकता है आपके दिमाग में चीज़ें कुछ ना कुछ, आधी चीज़ें भी आ गई तो बड़ी बात है। आप तो रिवाइज करके नहीं आए होंगे, अगर तो आधी चीज़ें भी आ रही हैं तो बड़ी बात है। एक दफ़ा देखना है तो वो आधी से भी ज़्यादा बल्कि सारी ही रिफ्रेश हो जाएंगी। जल्दी करें। अच्छा जी लें जी, अगर हम मटेरियल खुद बनाते हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मटेरियल हमें चाहिए इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर प्रोड्यूस करते हैं हम खुद तो फिर इसको प्रोड्यूस कर लें और प्रोड्यूस करके इसको आप यूज़ कर लें। रेलेवेंट कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी आ सकती है, ठीक है, अगर कोई उसकी वजह से बढ़ रही है तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ठीक है। अच्छा, और अगर आप खुद नहीं प्रोड्यूस करते, आप बाहर से ख़रीदते हैं इस मटेरियल को, तो फिर अगली बात, क्या ये स्टॉक में है, पहला सवाल, नहीं है तो ख़रीद लो, ख़रीदो और इस्तेमाल कर लो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी परचेज कॉस्ट। अच्छा, क्या ये स्टॉक में है लेकिन रेगुलर यूज़ में है, तो फिर भी इसको मत छेड़ो, बाहर से जाके ख़रीद लो। तीसरी बात आई थी जहाँ पर रोला पड़ गया था, क्या ये स्टॉक में है, हमने कहा हाँ, क्या रेगुलर यूज़ में है, नहीं रेगुलर यूज़ में नहीं, आपने कहा अच्छा फिर आ जाओ। क्या ये स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है, अगर यस तो फिर, अगर नो तो कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं, यूज़ करो याशी मारो। और अगर बिक सकता है तो फिर स्क्रैप, नेट स्क्रैप वैल्यू इसकी रेलेवेंट कॉस्ट। और तीसरी बात क्या थी, अगर नुकसानदेह है और उल्टा बेचने पे कह रहा हूँ, डिस्पोज करने पे, ठिकाने लगाने पे कॉस्ट पड़ती है, तो यूज़ करो, वो कॉस्ट बचाओ। इस केस में कॉस्ट की बजाय इनकम आ जाएगी। और आखिरी सबसे टेक्निकल आईकेप का सबसे फेवरेट वाला कौन सा था, किसी और की जगह इस्तेमाल, जो सबसे पहले मसला करता था आपको, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 2 3 4 5 6 सवालों में जाकर कहीं जाकर थोड़ा गुजारा हुआ कि किसी और की जगह इस्तेमाल हो सकता है। आज फिर भी आ जाना है मसला, मुझे पता है, भूल जाते हैं ना। तो ये मटेरियल जो पड़ा है किसी और की जगह इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर आपने क्या लेना है, आपने सबसे पहले देखना है इसको अगर स्क्रैप करें तो कितने पैसे आते हैं। दूसरा ये इनफ्लो जो फोरगो किया है। दूसरा, आप इसको अल्टरनेट किसी जगह पे यूज़ करें तो कितनी सेविंग देता है। इनमें से जो हायर है वो सिलेक्ट कर लें और फिर यूज़ इसको कर लें वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, आपकी रेलेवेंट कॉस्ट यही, ठीक है। सवाल मेरे ख्याल पूरे हो गए, मेरे ख्याल में पूरे हो गए। देखें ज़रा मटीरियल अगर तो खुद प्रोड्यूस करते हैं तो फिर प्रोड्यूस करें, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक आधे सवाल में, 1 या 2 सवालों में ये आया भी था, खुद प्रोड्यूस करते थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने ली भी थी। ज़ाहिर है रिवीजन प्लान वाले सवाल ही हैं, वही दोबारा करने हैं, 1-2 शायद मैं ऐड करूं, वरना सीएम में तो तकरीबन वही 99% वही हैं।
तो वो सवाल आपने किए हैं, बस कोशिश ये करनी है कि उनको एक सिटिंग में करना है। जो आपने मेहनत की सारे सेशन में, अब उसका फ़ायदा ये होगा कि बाकी पेपरों को भी आप अच्छा टाइम दे सकोगे, लेकिन इसको लेट गो नहीं करना। इसका तरीका सिर्फ यही है कि हराम करके सोल्यूशन को अपने ऊपर एक बार सॉल्व करना है जैसे तैसे, और मार्क्स इंटू 1.8 करके बस, और कोई भी टॉपिक एक सिटिंग में करना है, कोशिश ये करनी है। तो इसलिए जो काम किया हुआ है वही करना है, कुछ नया तो आपने करना नहीं है। तो जो पेपर्स आपके साथ वाले हैं उनको भी आप ड्यू टाइम दें। आपने 3 पेपर रखे हैं तो बेटा तीनों पास करने हैं, 4 रखे हैं तो चारों पास करने हैं, हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 वाले तो बेशरम लोग हैं ना, या बच्चे हुए जिनके 2 हैं उनको मैं माजरत चाहता हूँ, बाकी सिर्फ 2 जो करते हैं मतलब वो कोई तरीका तो नहीं। 2 वाले कोई भी नहीं होंगे, कोई है 2 वाला? अच्छा उन्होंने हम कहना ही कौन जी गल में पहले क्या बैठना। चलो 3 वाले हाथ खड़े हैं, 3 पेपर्स वाले, 3 वाले। 4 वाले भी कोई हैं? 4 वाले डुएबल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पास हो सकते हैं, आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। बस आपने 13 से 14 घंटे रोज़ पढ़ना है। 1 वाले तो होंगे, कोई रहा हुआ होगा। अच्छा सुने, अगर आपने प्रोड्यूस नहीं करना बल्कि परचेज करना है मटेरियल, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जो चाहिए उसको परचेज करना है, तो स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो परचेज करो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी करंट परचेज कॉस्ट। और अगर आपका मटेरियल अवेलेबल है स्टॉक में लेकिन रेगुलरली यूज़ हो रहा है तो फिर भी बाहर से खरीदो, कॉस्ट विल बी परचेज कॉस्ट। अगर मटेरियल स्टॉक में भी है और रेगुलरली यूज़ भी नहीं हो रहा तो फिर आ जाओ, आपके जिन निकालें, उस मटेरियल को कहना है आपने, ठीक है? उसके जिन निकालें कैसे, उसको यूज़ कर लेंगे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी है? 4 में से कोई एक हो सकता है। कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट नील या शी, मुफ्त में मिल गया, पड़ा हुआ था। स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नेट स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन, ठीक है? और अगर डिस्पोज करना पड़ना है, इसको बदतमीज नुकसानदेह वाला है, तो जान छुड़ाओ, इसको इधर यूज करो, डिस्पोजल से बच जाओगे, कॉस्ट सेविंग मिलेगी। तो सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट इज रेलेवेंट सेविंग यानी इनकम। और लास्ट था कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप और कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी अदर मटेरियल आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो इसके लिए एग्जाम्पल की थी हमने, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी हायर बेनिफिट फॉरगॉन। ये सारी ही एग्जाम्पल मैंने करवाई थी उस वक्त, सारी आराम आराम से की थी हमने, तो कोई इनमें मसला था नहीं। फिर भी ये वाली जरा टेक्निकल है तो देख लेते हैं। हमारे पास 3500 यूनिट्स पड़े, ये वही एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो वाला पेज है जस्ट मैंने वहां से, आपको याद होना चाहिए वैसे तो। ये देखें, ये आपका चैप्टर है, इसके नीचे वाला रेलेवेंट कॉस्टिंग के लिए मैंने ये अलग से बनाया था स्पेशल, सिर्फ ये, ठीक है? ये मैंने यहाँ से, देखो अभी कॉपी भी अभी भी कॉपी वो मैंने जो किया था वो यहाँ पे पड़ा हुआ, यहाँ से जस्ट उठा के लिख, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है? प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में रहें, कॉन्फिडेंट रहें, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम। आपको भूला होना मतलब ये नहीं कुछ नई चीज़ आ गई, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये ज़रा मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि ज़रा ये एग्जाम्पल थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल होता था, ज़रा दोबारा देखिए। हमें 3500 यूनिट्स हमें 3500 यूनिट्स ही चाहिए एक मटेरियल के हमारे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो हमने परचेजे थे 400 रुपये के हिसाब से, वो बिक सकते हैं 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और गैमा की जगह आफ्टर मॉडिफिकेशन यूज हो सकते हैं। 10 रुपये की कॉस्ट आएगी गैमा की जगह यूज होने के काबिल बनाने के लिए, और गैमा हमें मिलता है 40 का। अब अगर हमने इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करना है तो फिर इनमें से कोई भी काम नहीं हो सकेगा। अब यूज करना है, बात की बात है, पहले बताओ, ये अगर इधर यूज करूंगा भाई, ये अगर इधर यूज करूंगा तो ये स्क्रैप या इस जगह पे यूज होना नहीं कर सकेंगे, तो ये तो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन है, यानी ये इनकम है ना एक तरह से जो फोरगो हो रही है। तो इस केस में पहले आप क्या लोगे, पहले यहां डिसाइड करना है, हमेशा यहां डिसाइड करना है, इसको छोड़ दो, अभी वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज ना करो, अब यहां पे डिसाइड करो। ये जो 35 यूनिट्स पड़े हैं छोड़ो, इसको, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, जिस पे यूज करना है वो है ही नहीं, एक बार भूल जाओ। अब यहां पे डिसाइड करो, अगर आपके पास ये 3500 यूनिट्स पड़े हो डी के, आप उसको कबाड़िए को बेचकर 20 रुपए का एक यूनिट 20 रुपए का बेच सकते हो, और कबाड़िए को ना बेचो, 10 रुपए खर्च करके डी की जगह इस्तेमाल कर लो तो 40 रुपए तुम्हें बचेंगे, बाहर से डी खरीदना नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें 20 रुपए मिल रहे हैं स्क्रैप करने से, और डी की जगह इस्तेमाल करना है तो नेट में 30 रुपए बच रहे हैं। तो पहले यहां डिसाइड करो क्या करना पसंद करोगे, 30 वाला काम करना पसंद करोगे ना। अब ये 30 यहां से डिसाइड हो गया कि मेरे 3500 यूनिट्स का यूज क्या है, मैं उनको डी की जगह इस्तेमाल करके 30 रुपए बचाऊंगा। नहीं यार, तुम वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल कर लो, इसका मतलब ये 30 रुपए अब मैं नहीं बचाऊंगा। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है जो इनमें से हायर थी वो यही निकली थी, और अगर स्क्रैप वैल्यू हायर होती तो
यहां से पहले वो डिसाइड कर लेते, फिर अगर इसको हम वन ऑफ पे यूज कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट पे तो ये मैं फोरगो कर रहा होता। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? हायर ऑफ स्क्रैप वैल्यू या जो आपने सेविंग फोरगो की। जैसे क्या? सेविंग बाय यूजिंग इन प्लेस ऑफ डी 40 माइनस 10 30, स्क्रैप ऑफ डी 20, तो हायर क्या है? 30। तो ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है। इसको 3500 यूनिट्स को जब इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज करेंगे, ऐसे ही टेबल बनता था, याद है ना? तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी? 1,05,000। इस मटेरियल की कॉस्ट हमें कितनी पड़ी इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से? 1,05,000। को मसला कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं? अच्छा जी, उसके बाद आपका फेवरेट फ्रेंड आया था। इसके बाद वैसे डिसीजन मेकिंग शुरू हो जानी है, ठीक है? ये वाली शॉर्ट टर्म, ठीक है जी। असल में पिछली बार वाले जो कॉपी पेस्ट या जो यहाँ से उठाए इकट्ठे करते हो, हाँ जी। सॉरी, आपकी नज़र पहले पड़ जाए मुनासिब भी नहीं है। पहले हम वैसे रिवाइज करेंगे। हाँ जी, लेबर अगर उसको मंथली या ईयरली फिक्स पे कर रहे हो तो वो तो फिक्स कॉस्ट हो गई, ठीक है। और अगर पर यूनिट कर रहे हो तो पर यूनिट कॉस्ट ही है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट। मसला कहाँ पे आया था? लड़ाई कहाँ पे हुई थी? हाँ, तो पानीपत की जंग चढ़ी थी, जहाँ वहाँ पहले वहाँ तक पहुँच जाए। फिर इधर देखो, अगर फिक्स मंथली या एनुअल सैलरी दे रहे हो तो ये एग्जिस्टिंग सैलरी तो इररेलेवेंट है। अगर कोई एडिशनल दे रहे हो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, चाहे फिक्स भी दे रहे हो, तो फिक्स भी तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है, वो रेलेवेंट होती है। तो एडिशनल सैलरी है तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। अच्छा, आप पर मंथ जब पर एनम नहीं दे रहे, आप उसको पर यूनिट पे करते हो। अब तो पता है ना पीस रेट सिस्टम क्या है। अब तो लेबर कॉस्टिंग पढ़ ली। देखो उस वक्त पढ़ा भी नहीं हुआ था, फिर भी गुजारा चला लिया था आपने। तो पीस रेट सिस्टम कैसे कहते हैं, उसमें आगे तफसीलें वो यहाँ पे नहीं इकट्ठा करता कि ये डिफरेंशियल पीस रेट कर भी दे तो मसला कोई नहीं, आपको करनी आती है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करके आए हैं आप। तो पीस रेट सिस्टम अगर है तो पीस रेट सिस्टम के अंदर आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है भाई? 1 यूनिट के ऊपर 10 रुपये लगते हैं, तो 10 यूनिट के ऊपर 100 रुपये लग गया, तो इस तरह से चल, ठीक है। ओके, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी वेजेस पेड कैलकुलेटेड एज फॉलोज, वेजेस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। एग्जांपल 2 इसके लिए थी, देख लें। एग्जांपल 2 देख लेते हैं। दोनों ही हैं? नहीं, ये तो 3 है। इन्ना पढ़ते सी यार तुसी। ये है एग्जांपल 2। We received a contract for production of 5,000 यूनिट्स ऑफ अल्फा, रिक्वायर्ड लेबर इज पेड। ये इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि अभी मैंने रिंग वाला सवाल कराना है, फिर उस पर देर नहीं लगानी, वो फिर आधे घंटे में पड़काना है उसको, ठीक है। ताकि सारा कुछ यहाँ पे उस सवाल में सारा कुछ रिवाइज होता तो ज़रा मसला होता। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आधा घंटा और लग जाएगा, फ्रेश हो जाएंगे, को मसला भी होगा तो पूछ लेंगे, ठीक है। वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ अल्फा, रिक्वायर्ड लेबर इज पेड एट 25 रुपये पर यूनिट ऑफ अल्फा प्रोड्यूस। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर आ गई 12,500, ठीक है। कैसे आई? 5 यूनिट बनाने, हर यूनिट का 25 देना, बस, ठीक है, कहानी खत्म। अच्छा, अब यहां से लड़ाई असल में जो शुरू हो रही है वो कहां से हो रही है? ओ, आर्ली पे करते हैं उनको, 1 मिनट, आर्ली पे करते हैं इनको, आर्ली पे करते हैं इनको, 1 बाय 1 करके चले ना। आर्ली पे करते हैं इनको और इनके पास स्पेयर कैपेसिटी है। अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है, अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है और हम उनको कुछ भी पे नहीं कर रहे, तो फिर उस वेले टाइम में वो बेचारे वेले बैठे हुए थे, फुल पे कर रहे हैं, सॉरी, वेले बैठे हुए थे, कुछ पे नहीं करते तो आ जाएगा, वेले बैठे हुए थे लेकिन पैसे ले रहे थे, तो फिर काम लगा देंगे उनको, रेलेवेंट कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहता है लेबर के पास अगर स्पेयर कैपेसिटी है और फुल वेज रेट इज कमिटेड फॉर स्पेयर टाइम, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नील। अब ये 3 2 और 3 ये करते हैं जाके, ठीक है ना, लेकिन एक ही बार करते हैं। और अगर उनके पास स्पेयर कैपेसिटी है लेकिन पूरे पैसे नहीं दे रहे, हम उन्हें कहते हैं वेले बैठने के, लेट से तुम्हें 60% पे करेंगे, 40% नहीं, जब काम करोगे तो पूरा 100 देंगे 1 घंटे का मिसाल के तौर पर। और अगर वेले बैठे हो तो बैठे रहना, बस किचन चलाते रहेंगे, तुम्हारा 60 रुपये फिर भी देंगे। अब अगर आपको इनको यूज करते हो इस रेलेवेंट इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो फिर आपने 100 तो नहीं दिया पूरा इनको, इसलिए 60 तो पहले ही दे रहे थे, तो जो एडिशनल जो डिफरेंशियल था वो आपके रेलेवेंट बन जाएगा। तो अगर स्पेयर कैपेसिटी लेबर के पास है और रिड्यूस्ड वेज रेट इनको दे रहे हैं, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नॉन कमिटेड वेज रेट। इसके लिए भी अभी एग्जांपल देख लेते हैं। और अगर फुल वेज रेट कमिटेड है लेकिन किसी और जगह काम कर सकते हैं, डस्टिंग याद करो, डस्टिंग मैंने की थी, डस्टिंग इस क्लास के अंदर, इस क्लास में नहीं, ऊपर रूम नंबर 8 में की थी मैंने डस्टिंग, याद आया कुछ?
मैंने कहा था कि अभी जैसे अब आपका सेशन है वो देखो ना कितनी रेलेवेंट हो गई अब वो एग्जांपल, अभी 2-3 दिन में आपने चले जाना है, तो भट्टी साहब ने मुझे कहना है कि चलो जी डस्टिंग शुरू करो, तो अब नहीं कहेंगे अगर फुल वेज रेट मेरे साथ कमिटेड है और मैं डस्टिंग कर रहा हूं और बीच में वो कहते हैं कि जी लो जी आपने मॉक की डिस्कशन करनी है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो मैं उन्हें कहूँगा ठीक है मॉक डिस्कस कर देते हैं। अब मुझे तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना, तो भट्टी साहब की रेलेवेंट कॉस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी, मॉक डिस्कशन की कोई भी नहीं, लेकिन भट्टी साहब को डस्टिंग के लिए बंदा तो लाना पड़ेगा ना, तो वो किस लिए लाना पड़ा, क्योंकि मैं मॉक डिस्कशन करने लग गया हूँ, डस्टिंग करने वाला कोई है नहीं। तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट इस डिसीजन की, इस कॉन्ट्रैक्ट की, जो भट्टी साहब का कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी, डस्टिंग वाले की कॉस्ट, मेरे वाली कॉस्ट नहीं, वो तो थी कोई नहीं पहले, फुल वेज रेट जो कमिटेड था, ठीक है। अब ये तीनों क्विकली जरा तीनों एग्जांपल्स को देख लेते हैं इनको, यही है ना, यही तीन है ना, ऐसे सामने रहे ले A38, अच्छा बी वाली, तो ये कहाँ से आ गई, A3 कहाँ से आया है, यही तो है, ए है नहीं, दूसरी भी है, ये पढ़ी है इधर थे तो छुपे हुए थे जी। वी रिसीव्ड आ कॉन्ट्रैक्ट, हमें कॉन्ट्रैक्ट रिसीव किया, अच्छा चलो उस वक्त की अंग्रेजी है। वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 70 यूनिट ऑफ बीटा, ईच बीटा रिक्वायर 2 घंटे एंड लेबर इज पेड 50 पर आवर, लेबर हैज स्पेयर कैपेसिटी, फुल वेज रेट इज कमिटेड फॉर, मैं हूँ ठीक है, लेकिन मैं घर चला जाऊंगा छुट्टियों में, ये वो वाला मामला है, ठीक है ना, मुझे यानी कि मैं कहीं कोई काम और नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर अगर मुझे बुलाएंगे किसी काम के लिए, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 3 दिन की वर्कशॉप करा दो जी, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया कॉलेज वालों के लिए, और मैं डस्टिंग नहीं कर रहा था, मैं घर बैठा था वेला, स्कूल में आ रहा था, तो उन्होंने कहा जी आ जाओ, तो आ गया मैंने वो काम कर दिया, रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। लेकिन अगर केस जो है यही है ना, अगर ये वाला मामला है, ठीक है, क्या मैं घर नहीं जाने देना, मुझे ने कहा डस्टिंग किया करो रोज सुबह आके, सुबह आके डस्टिंग करो और फिर बेशक जाओ घूम फिर आओ, फिर शाम को आके डस्टिंग करके घर जाओ। अब मैं ये डस्टिंग के लिए रोज आना पड़ रहा है, और बीच में उन्होंने कहा वर्कशॉप आ गई कोई तीन दिनों की, तो आप करवा दो बच्चों को कोई रिफ्रेशर कोर्स या कोई ऐसी कोई चीज़ आ गई। अब भाईजान डस्टिंग वाला तो लाना पड़ेगा ना, मैं तो करवा दूंगा वर्कशॉप, डस्टिंग वाला लाना पड़ेगा ना इनको, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, वो ये एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, वो एग्जाम्पल पढ़ी है, ये मेरी अपनी एग्जाम्पल बड़ी मुश्किल से आई है, ये वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 zeta, each zeta require 2 skilled hours, skilled labor is paid 500 per hour, currently skilled labor has spare capacity and full wage rate is committed, मेरी बात हो रही है, but currently skilled labor is working in place of unskilled labor, डस्टिंग वाले की जगह, which will be hired for, तो 50 रुपए कॉलेज वाले बचा रहे थे पर आवर, ठीक है, मुझे तो वैसे ही फिक्स्ड कमिटेड था, वो मिल रहा था। अब अगर मैंने इस रिफ्रेशर कोर्स में 3 दिन लगाए, तो इन 3 दिनों के लिए उस कॉलेज वालों के वो रिफ्रेशर कोर्स एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेयर कैपेसिटी पड़ी थी, क्लासें वेली थी, कहा चलो करा दो। अब वो एक तरह का वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कॉलेज वालों का, तो कॉलेज की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, मेरी तो कोई, मुझे तो उन्होंने उठाया यहाँ से इधर लगा दिया, तो लेबर कॉस्ट मेरे वाली कोई कॉस्ट उनको नहीं पड़ी, लेकिन इन 3 दिन, जिन 3 दिन में मैं यहाँ पे वो कोर्स करा रहा हूँ या रिवीजन क्लास करा रहा हूँ इनके लिए, तो उन 3 दिनों में इनको डस्टिंग वाला ढूंढ के लाना पड़ेगा बाहर से, वो 50 रुपये दिहाड़ी लेगा, तो इस 3 दिन के इनके एक कॉन्ट्रैक्ट की जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो 150 रुपये होगा, जो उन्होंने डस्टिंग वाले को देना है, मुझे तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं, ठीक है, कितने क्या ये, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, 2 घंटे चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए इंटू 100 यूनिट, अच्छा 100, एक यूनिट पर 2 घंटे चाहिए, 100 यूनिट बनाने तो 200 घंटे, और 200 घंटे अगर मैंने उधर पढ़ाते रहना है तो 200 घंटे के लिए इनको यहाँ पर डस्टिंग वाला चाहिए, और डस्टिंग वाले ने 500 रुपये लेना, डस्टिंग वाले ने 50 रुपये लेने, तो ये इनकी रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। और बीच वाला क्या था, कुछ पैसे पे कर रहे हैं, वो वाली एग्जाम्पल यहाँ मैं छोड़ गया था, असल में मैंने कहा हूँ दूजी बारी भी मेरी एग्जाम्पल आई थी, नहीं आई, इसलिए मैं उधर भाग गया जी। तो रिसीव किया कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 150 यूनिट्स ऑफ गैमा, ईच गैमा रिक्वायर्स लेबर हैज स्पेयर कैपेसिटी एंड 50% वेजेस कमिटेड फॉर आइडल आवर्स, तो फिर जो कितने रुपए देते हैं इनको, लेबर इज पेड 100 रुपये, तो 50 तो पहले ही दे रहे थे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे अगर स्पेयर पे वेले बैठे तो यूज कर लेंगे, तो रुपये फिर एडिशनल कितने दिए, वो तो फिक्स कॉस्ट हो जाती है जो पहले से पे कर रहे थे, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, 150 यूनिट्स हैं, हर यूनिट पर 3 घंटे लगते हैं, 450 घंटों के 50 रुपये देंगे इनको, ये आ गई रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। ये तो तब है
जब उनके पास स्पेयर कैपेसिटी है। अच्छा, सब बातें याद हैं, परेशान नहीं होना बस पर्चे में, जो एडजस्टमेंट सामने है करते जाना है। 70-80% सवाल भी ठीक हो जाए तो बहुत है, ठीक है, ज़्यादा ही हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक, लेकिन इतना भी काफ़ी है। अच्छा, अब अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो हमने कहा था लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी ना हो तो पहले तो उनसे कहते हैं, पहले तो हम देखते हैं बाहरों लग जाएगा हो जाए बंदा जो काम कर दे, तो बाहर से मिल जाएगा तो हायरिंग कॉस्ट ही रेलेवेंट कॉस्ट। अगर बाहर से नहीं मिल रहा तो हम इनसे, अच्छा सवाल में यूँ लिखा हो कि वो ओवर टाइम करने इतने पे करेंगे, तो इसका मतलब यही होता है कि बाहर से नहीं मिला तो इन्होंने ओवर टाइम करना है ना, वरना सादे वो नॉर्मल वेज के ऊपर बाहर से उठा लेते। एक बात कर रहा हूँ, सवाल में मैंने उसको बताया था, ऐसे नहीं लिखा होता कि उन्होंने जाके बाहर ढूंढा नहीं मिला फिर लेबर का आके कहा वास्ता जे ओवर टाइम कर लो, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है और ओवर टाइम इज वर्क एट इतने %। मतलब यही है कि ओवर टाइम उनसे करवाना ही हमारी मजबूरी है, तो बस उसे यूज करो। अच्छा, अब क्या कह रहा था मैं, नहीं वास्ते में छोड़ो, हाँ, उनके पास सारी टाइम नहीं था, बाहर से भी नहीं मिला होगा तो उनसे ओवर टाइम करा लिया, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई, रेलेवेंट कॉस्ट जो बेसिक पे दे रहे थे वो तो दे ही रहे थे, ओवर टाइम का प्रीमियम होता है तो टोटल, अब तो लेबर पढ़ चुके हैं ना, 100 रुपये बेसिक रेट था, ओवर टाइम प्रीमियम था 50 रुपये, तो 150 रुपये पूरे का पूरा 150 रुपये क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट है 1 घंटे की, ठीक है। और हमने कहा बारो बंदा नहीं लभ रहा उस्ताद जी, उमर भाई ओवर टाइम कर दो। सर मैं और कितना को ओवर टाइम करूं, आप लोगों ने पहले जूस निकाल दिया और कोई हिम्मत नहीं है, बस इसके बाद हमारी बस है। तो फिर अब क्या करेंगे, अब फिर जिस काम पे लगे हुए होंगे उनको वहां से हटा दें। अब 100 रुपया तो पर आवर इनको दे ही रहे थे, 100 या 150 जिस पे भी चल रहे थे, जो पहले पे कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं ना, उसके अलावा एडिशनल कॉस्ट क्या पड़ गई, जो काम दूसरा कर रहे थे अब वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो वो वाली चीज नहीं बनेगी, नहीं बकेगी नहीं बनेगी तो उसका वो जोश खताबत में ना, नहीं बनेगी तो उसका कंट्रीब्यूशन फॉरगो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन की हमने। अब पहले जरा देखते हैं, लेबर हैज नो स्पेयर कैपेसिटी, हायर न्यू लेबर फ्रॉम आउटसाइड फॉर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हायर कर लो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग। और अगर ओवर टाइम इज वर्क, यानी कि हायर नहीं हो सकती तो ओवर टाइम वर्क करना एग्जिस्टिंग लेबर ने, तो क्या करो, रेलेवेंट कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ हायरिंग ही होगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ हायरिंग जो होती है ना एग्जिस्टिंग लेबर की, ओवर टाइम आवर्स में ओवर टाइम की वजह से बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ हायरिंग क्या होगी, 100 नहीं 150 अगर 50% प्रीमियम है तो, ठीक है। तो नॉर्मल रेट प्लस ओवर टाइम प्रीमियम, ये है कॉस्ट ऑफ हायरिंग। एग्जाम्पल मौजूद है, करते हैं अभी, ठीक है, उसकी क्या एग्जाम्पल होनी थी। और अगर कैन नॉट वर्क ओवर टाइम सो ट्रांसफर इट फ्रॉम, अब यहां पर वो ट्रांसफर का करने की वजह से नुकसान भी आता था, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग पर लेबर आवर प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टास्क। ये पर यूनिट होता था सवालों में, इसको करना पड़ता था पर लेबर आवर, ताकि लेबर आवर पर लेबर आवर है तो ऐड कर सके, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स रह गई हैं। सवाल शुरू करते हैं फिर। ये है ये हाँ जी, वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 120 यूनिट्स ऑफ थीटा। वो वैसे उस वक्त कैसे फ्रेश होता था, कभी बीटा कभी थीटा, है ना, आप लोग बड़े ऐसे एनर्जी में थे उस वक्त, नई डिसीजन मेकिंग, पहला दूसरा दिन ऐसे जज्बा जुनून, हैं जी, मेरी डिसीजन मेकिंग शुरू होगी, हमने ये कर देना वो कर, उस वक्त की बातें हैं ना, ऐसे मेरी की हुई मेहनत तब काम आ रही है, देख लो, आपको कुछ भी नहीं भूला है, बस ज़रूरत है एक अच्छी रिवीजन की, मॉक से पहले और एक मॉक के बाद। एक मैं करवा रहा हूँ इंशाल्लाह, एक पेपर से पहले वैसे छोटी सी कर लेना, बस इतनी की जरूरत है और कुछ नहीं। पेपर के बाद अगर तुम नजर आए इस पेपर के आसपास भी कहीं भी दुनिया में, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, मैं बता रहा हूँ, नहीं ऐसा होगा इंशाल्लाह। बस डरना वरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, जो होनी है वो तो होनी है, तो कम से कम वो 3 घंटे तो जिंदगी जी के ही आना, मार के ना बैठ रहना वहां पे, ठीक है। वह जो होना होता है वही होना है, और अच्छा ही होगा इंशाल्लाह अगर आप इस जज्बे के साथ 3 घंटे बैठ जाते हैं। ईच थीटा रिक्वायर्स 1.5 घंटा, स्किल्ड लेबर इज पेड 100 रुपये पर घंटा, करंटली स्किल्ड लेबर हैज नो स्पेयर कैपेसिटी एंड एनी ओवर टाइम कैन बी वर्कड एट अ टाइम एंड अ हाफ 150% ऑफ नॉर्मल। तो 120 यूनिट्स इंटू 1.5 घंटा करें तो कितने घंटे चाहिए, 120। उनके पास 1 घंटा फारिग नहीं है, हम 120 घंटों की 180 घंटों की बात कर रहे हैं, तो कोई नहीं ओवर टाइम करवा लेंगे। अब पहले देते थे इनको 100 रुपये, अब क्या देंगे 150 रुपया, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट। और अगर ये भी आप जैसे आई कैप का ये फेवरेट था ना, ये
आपने सवालों में देखा था मटेरियल के केस में, ऐसे ही आई कैप का लेबर के केस में ये फेवरेट रहा है, आपने ये भी सवालों में कई दफा देखा, ठीक है। वो पहले दिन मुश्किल लगा था, अब तो कई बार देख चुके, अब तो आप रेलेवेंट, आप तो दुआ करते होंगे रेलेवेंट कॉस्ट का सवाल आ जाए। अब अल्लाह करे हमारे पास ये सवाल, तो मैं रिंग लिमिटेड वाला सवाल दिखाता हूँ कि इंदा अंदाजे फिर हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा 70-80% मार्क्स भी दे देगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है, इससे ज़्यादा ही दे देगा। तो पिछली बार आया भी कोई नहीं इस तरह से। रेलेवेंट कॉस्ट में डिसीजन मेकिंग में थोड़ी बहुत चल ही रही होती है, लेकिन प्योरली इसका सवाल नहीं आया। यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी तो मैं गैस गुस लगा ही रहा होता है उस्ताद, हर उस्ताद ही लगा रहा होता है, तो गैस ही हैं कि आपके प्रोसेस कॉस्टिंग में से अब इस दफ़ा वो जो है वो जो कन्वेंशनल प्रोसेस अकाउंट है वो आएगा, प्रोसेस अकाउंट आएगा, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट आपने बनाना 5 एफको वाला, वो जो है जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग होता है, अच्छे सवाल हैं आपको आते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप उसको देना चाहिए, मिक्स यील्ड ही देना चाहिए मेरे ख्याल से, तो बंदा तो वही है, नहीं देना चाहिए तो प्रैक्टिस कर ले। हाले महीना हैगा, हुणे डर के बैठा है तो फिर की करेगा। मिक्स यील्ड समझ लिए, कर लिया। तुम बड़े वकील बन रहे हो हैं, उससे कहो ना खुद बात करे हैं। छोटी किससे? अच्छा, हुण मैं किद्दी मन्ना, तुसी दसो वैसे हैं। चलें मैं सवाल कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 170 चार्ली, ईच यूनिट ऑफ चार्ली रिक्वायर 2 घंटे लेबर के, और लेबर को 50 रुपये पर आवर पे कर रहे थे। करंटली स्किल्ड लेबर हैज़ नो स्पेयर कैपेसिटी। वो कह रहे नाल लैनू तेरी मेहरबानी, चुप करके बह, इन्हें फिर घंटा बिठा लेनी आज, इन्हें कहना आओ मिक्स शील्ड करते हैं। एक बच्चे को नहीं समझ, नहीं ऐसे होगा, जो मैंने कराना है वही करा, टेंशन ना लो, फिर भी बता देना मुझे क्लास के बाद से, ठीक है। अच्छा जी, ताकि मैं कल को प्लान कर सकूं। अच्छा जी, 50 बार करंटली स्किल्ड लेबर हैज नो स्पेयर कैपेसिटी एंड इट इज करंटली वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट सिग्मा विद फॉलोइंग टेस्ट। सिग्मा के ऊपर इतना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है और एक सिग्मे पे 5 घंटे लगते हैं। अब मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कहा हेलो भाई आ जाओ, नहीं है काम तो भी आ जाओ, नहीं है सॉरी काम नहीं है टाइम तो भी आ जाओ, ये ऑर्डर बहुत जरूरी है बेटा, इस वक्त पर्चे की तैयारी करना बहुत जरूरी है, छोड़ो सारे काम, इधर लग जाओ, जो फोरगो होता है हो जाए। मैंने कहा ये वो चक्कर है, ठीक है। तो मेरा इस वक्त 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या, आपका पर्चा, तो आप वेले कोई नहीं है, आपके और 7600 काम है। मैंने कहा छੱਡ दो सारे काम। तो फिर एक तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग है ही है, ठीक है। ये देखो कॉस्ट ऑफ हायरिंग तो थी ही, कितनी 50 रुपए, लेकिन जब उधर से हटाकर लेबर को इधर लगाया तो 100 रुपए पर यूनिट भी लूज करेंगे। लेकिन ये पर यूनिट है, 1 घंटे में 1 यूनिट नहीं बनता कि 1 घंटा लेबर उधर काम करेगी तो इधर से 100 चला जाएगा। 5 घंटे में लेबर ये 100 कमाती थी, तो 1 घंटे में कितना कमाती थी 20, तो इसलिए इसको भी पर आर करना जरूरी था। तो कंट्रीब्यूशन फॉरगोन पर लेबर आर किया, ये 70 रुपए हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है, जितने घंटे चाहिए उनको 70 से मल्टीप्लाई कर दें। ये भी आई कैप का फेवरेट था, ठीक है। ये जनाब आपकी रेलेवेंट कॉस्टिंग थी जो कि हो गई खत्म, और अब शुरू होती है रेलेवेंट कॉस्टिंग, मतलब क्वेश्चन, ठीक है। तो आ जाएं जी आज अपने हैंडआउट पे, आखिरकार हम अपने हैंडआउट पे पहुंच ही गए। ओके शुक्र है, वरना मैनू तो लग रहा सी कि कल मैनू इहदा नाम बदल के इत्थे 118 करना पैना। शुक्र है। चलो यार अब रूटीन होगी, वो कॉमन इश्यूज जरा तंग करते हैं, वो एक दफा में कर लेना, जरा थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बंदा कॉन्फिडेंस है, बस इतनी सारी गल सी, ये सारा सीएम इतना सही था, पहले दिन क्यों ना बता दिया। ये यही क्लास पहले दिन कर लेते तो हम पहले दिन ही घर चले जाते हैं ना जी, कान नीचे दूंगा। ओके, ये जनाब स्प्रिंग 20 का सवाल है, क्वेश्चन 4। रिक्वायरमेंट है बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच कंप्यूट मिनिमम प्राइस पर यूनिट दैट आरएल। मिनिमम प्राइस पर यूनिट निकालनी है, यानी ओनली रेलेवेंट कॉस्ट। जी बिल्कुल, अगर गिवन भी हुआ तो धोखा है। अच्छा, सवाल में उसने खुद बता दिया यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, इसलिए चैप्टर 15 लगेगा, वरना सवाल में कोई ना कोई ऐसी निशानी देगा मिनिमम प्राइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, इस तरह की बात करता है आपको, ठीक है। ओके, अच्छा, माशाल्लाह से सिर्फ 20 नंबर का सवाल है, तो आप खुद सोचो अगर उसने 20 नंबर का सवाल दिया है तो उसने कितनी को मोहब्बत की होगी इसके अंदर। ठीक हो, कोई मसला तो नहीं बेटा, हैंड आउट नहीं है, कोई मसला नहीं है। हैंड आउट कहाँ है भाई, एक्स्ट्रा हैंड आउट दें, जहाँ एक्स्ट्रा है मुझे दे दें, जहाँ एक्स्ट्रा है दे दें,
ये छोटे बहन भाइयों के लिए रखे हैं, छोटे बहन भाइयों के लिए पकोड़े खाने के लिए रखे हैं, जल्दी करो। और जी ये तो भाई वो है, पास पेपर है, पास पेपर तो है ना, है किसके पास नहीं था? किसी ने तो कहा था आज, सॉरी बेटा मैं मिस हो गया। काफी है अब, ओ पढ़ते लो, इतनी देर बंदा सवाल ही पढ़ लेता है। ये सवाल कौन सा पढ़ रहे हो? ये तो पास पेपर पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा पास पेपर का सवाल देखो, हैं शौकियां करते हो। कहाँ हैंड आउट कर लो उन्होंने पाए ना, उल्ली लग जानी पे यहाँ पे। लो जी 20 और 20 नहीं 20 और 10 30 मिनट है, बहुत मुश्किल है सवाल का होना, तो कोई बात नहीं, फिर असर के बाद ये सवाल पूरा करने आ जाएंगे, फिर छुट्टी। सवाल तो पूरा करना है ना। अगर चलो डिसाइड करते हैं ये सवाल करके, ये भी हो सकता है कि हम थोड़ा एक्सटेंड कर लें इसको और फिर कुछ और ना करूं और फिर उधर अपनी जमात कर लेंगे और फिर बस छुट्टी कर लेंगे, यानी कि 4:15 की बजाय 4:30 तक, यानी ये सवाल पूरा करके फिर छुट्टी कर लें। ये भी हो सकता है, सवाल कर लें। नहीं बेटा अपना बंदोबस्त करके आया करो, समझ आई जाए ना, मार ना पवाना हूँ कह दिन चुप कर जाओ, हो गया ना। जब धोखा जब दा लग जाता है तो बंदा कर लेता है। अच्छा जी ले जी, रिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड होल है, तुसी कर लो ना पढ़ाई करो। रिंग लिमिटेड और नाम ही रिंग लिमिटेड, मतलब अब आई के कोई छेड़खानियां चेक करो ना। रिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट इन जनवरी 20 में पढ़ लो इन जनवरी 20 RL entered into an agreement with Gamma Limited for manufacture and supply of 3500 units of a customized product Zing। लो जी रिंग ने बनाया Zing at ₹4000 पर यूनिट। RL placed the order, RL कौन है? अच्छा हम है। RL placed the order of raw material AA2 and the supplier agreed to supply the material in second week of March। पता नहीं कब किया, जनवरी में किया ये कॉन्ट्रैक्ट, और जाहिर है आपको 2 4 5 6 महीने बाद बना के चीज़ें भेजनी होंगी, तो फिर RL ने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि माल चाहिए ये वाला, मार्च में उन्होंने कहा सप्लायर ने कि मिल जाएगा, ठीक है। RL हैड ऑल्सो हायर्ड स्किल्ड लेबर फॉर प्रोडक्शन ऑफ जिंक, और उन्होंने नए बंदे भी लव लुव के मार्केट से उनको भी रख लिया नौकरी पे, काम शुरू होने लगा है। हाउएवर इन फरवरी खैर कोई बात नहीं, बिजनेस है भाई, बिजनेस है तभी तो ये हलाल है, कभी गेन है तो कभी लॉस है, अभी भी लॉस नहीं होगा, बिजनेस है ना बिजनेस। तो बिजनेस वाला ऐसे नहीं सर पकड़ के सिर बन के नहीं बह जाना, ठीक है, हाथ पाँव मारेंगे। क्विकली पढ़ना जरा ताकि सवाल करते हुए फिर पढ़े। RL अब मसला हो गया, RL हैज़ रिसेंटली बीन अप्रोच बाय सिग्मा लिमिटेड, चलो जी एक सिग्मा आया फॉर सप्लाई ऑफ 3500 डी जिंक बोल, विच इज अ मोडिफाइड वर्जन ऑफ जिंक। या अल्लाह अल्लाह करे मटेरियल लग जाए हमारा, है लेबर को भी काम करा लें, बस हमारा तो ये मसला है ना, काम ही करना है भाई। तो RL कैन यूज द ऑर्डर रॉ मटेरियल एंड हायर्ड, ओके शुक्र है हमें कुछ सांस आया, चैन का सांस आया कि जो हमने जिंक बनाने के लिए मटेरियल, देखें कॉन्ट्रैक्ट्स बाय डिफॉल्ट नॉन कैंसिलेबल ही होते हैं। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो आप बक बाइंडिंग है, वो है कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होते हैं। आपको वो मसला था, आपको वो मटेरियल आना ही था वरना को पेनल्टी बढ़ जाती। अब मटेरियल भी आ रहा है और डी जिंक में इस्तेमाल भी हो जाएगा, जिंक ना सही डी जिंक सही है जी। अच्छा द प्रोडक्शन ऑफ डी, और वो लेबर भी जो रखी हुई थी उन्होंने भी वो ऐसे ही है, बस मिलती जुलती हैं, ठीक है ना दोनों प्रोडक्ट्स, तो वो काम कर लेंगे। तो शुक्र है ये तो ज़रा टेंशन खत्म हुई। द प्रोडक्शन ऑफ डी जिंक विल टेक 3 months। Following information has been provided in this regard. Machinery, specialized machinery will be needed to produce de-zinc. Following proposals are under consideration। लीज यानी किराए पे ले लो एक मशीनरी 3 महीने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा ये ना 2 बार मुझसे पढ़ाओ, अभी सवाल करते हो इसको पढ़ेंगे ही ना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्विकली पढ़ लो चलो, रिफंड यार फिर ऐसे ही, और उसके बाद लीज कर लो मशीनरी एट, अच्छा लीज करो मशीनरी 3 महीने के इकट्ठे किराए पे, नहीं 3 महीने के लिए मंथली रेंटल ये है, और फिर कुछ और चक्कर होगा, और फिर हाँ देख लेते हैं लीज करो एक और 2 ऑप्शंस हैं लीज के, मतलब किराए पर 2 ऑप्शंस हैं,
तो भाई क्या है, किराया है ना, किराया कॉस्ट है ना, तो लोअर वाला जो इनमें से होगा वो हमारे लिए रेलेवेंट, कोई मसला नहीं होना इंशाल्लाह। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल, सुभान अल्लाह, अभी रिवाइज किया। डायरेक्ट मटेरियल, फॉलोइंग रॉ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। आप इतने माशाल्लाह आप मास्टर हो चुके हैं कि सवाल सिर्फ लेंथ ही है। ऐसा सवाल आपके पर्चे में हो, मैं कहता हूँ भी यकीन करो आपको आधे से ज़्यादा चांस पास होने में ये बना देगा, और एक आधा पॉइंट इसमें होगा ज़रूर जिसने आपको परेशान करना है, लेकिन 20 नंबर में से 15-16 नंबर बड़े नंबर होते हैं। वो आप कोई 3 को 20 नंबर वाले सवालों में से अगर 15-15 लेते पास थे, उंजी नेड़े लग गए, 6 सवाल हाले पे ने 9 चो, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो 5 नंबर ना फिर ले सके, मतलब कहने का ये है कि मुश्किल सवाल है तो क्या हुआ, आपने रुकना नहीं है उसमें, और मुश्किल नहीं है, देखोगे इंशाल्लाह। ये पहले दिन अगर करवाता आपको, यानी शुरू में करवाता, जब आपने 24 सवाल किए थे उसके बाद फौरन ही करवाता, तो आपको उस वक्त ये मुश्किल लगता। अच्छा, सारा रेलेवेंट कॉस्टिंग करके भी करते तो मुश्किल लगता, कुछ मुश्किल लगता, पर अब वो लेवल आपका देखें ना, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया। आप अल्लाह का शुक्र किया करें, अब तो जाहिर सी बात है चीज़ें, तो जब पर्चे में आप जा रहे हैं तो अब आप डिफरेंट हैं। इस वक्त तक आप बहुत सारे टॉपिक्स इकट्ठे आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, बस इसको लेट गो ना कीजिएगा। आखिरी महीने में बड़े बड़े आइंस्टाइन जो होते हैं ना, वो फारिग हो जाते हैं। तो फॉलोइंग रॉ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ डी जिंक। पर यूनिट गिवन है, पर यूनिट 15 यूनिट्स ऑफ AA2 चाहिए, ठीक है, 10 यूनिट ऑफ 878 चाहिए, और 5 यूनिट ऑफ C11 चाहिए। देखते हैं इनकी रेलेवेंट कॉस्ट कैसे है, देखेंगे। डायरेक्ट लेबर की बारी आती है, तो RL हैड हायर्ड, जो स्किल्ड लेबर वो थर्ड पार्टी से हायर की है, और माशाल्लाह से, यानी कि कोई ठेकेदार होते हैं ना जैसे, तो फलां काम के लिए वो ठेकेदार जो है ना उसने ये लेबर प्रोवाइड की है, 1000 रुपये पर आवर रेट है, और वगैरह वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो ये सारा ही लेबर है, मतलब इतना आसान सवाल ज़िंदगी में आपने नहीं देखा होगा। थोड़ा सा इसमें मसला सिर्फ यहीं पर आकर होता है कि लर्निंग कर्व भी बीच में उसने फिट किया हुआ है, बस इसीलिए तो 20 नंबर का सवाल हो गया। चलो अच्छा, पहले यहाँ लर्निंग कर्व कर लेते हैं, फिर मैं रिसेंट टाइम पहले आपको होमवर्क में देता हूँ। शायद रिसेंट टाइम के 2 सवाल होमवर्क में दूँ, नहीं वैसे करवाने खुद ही हैं, लेकिन अगर आप देख लें कम अज़ कम, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया आपको कि अच्छा खुद किया हमने, कुछ भी नहीं निकला इसमें से, चलो क्विकली सर करा देंगे, तो कल फिर मैं आते साथ को करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये रिवाइज यहाँ पे हो जाएगा, रिवाइज लर्निंग कब यहाँ पे हो जाएगा, वो वाला सवाल भी इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी करवाना है। 1.5 घंटा सेमी स्किल्ड का लगता है, ठीक है। वेरिएबल वेट वुड बी चार्ज एट 125 पर स्किल्ड लेबर आर। तो स्किल्ड लेबर आर के जो भी आर्स बनेंगे, उन्हीं आर्स को मल्टीप्लाई बाय 125 कर देना है। क्या लग रहा है, फाइट कर सकते हो इस सवाल के साथ? चलो फिर अपना फॉर्मेट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम बिड प्राइस हमने करनी है। पहला सवाल सवेर दे लगे हैं तो हुन आया इधर, वो तो ठीक है, इधर इधर ही कर लेते हैं, फिर यहाँ वर्किंग जरूरत पड़ी तो क्वेश्चन नंबर 1 स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन 4 है, रिंग लिमिटेड। इवैल्यूएशन ऑफ, नहीं इवैल्यूएशन नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम बिड प्राइस है ना। मैं इधर मुंह कराया कर ना, तू नस जाया कर, शाबाश। इवैल्यूएशन ऑफ, यार फिर वही वैल्यूएशन बता दो, उसने दिमाग ही खराब कर दिया निकल के, मतलब इधर से मैं मुंह इधर किया, वो भाग रहा है, मेरा सारा दिमाग वो साथ ही ले गए, बुला के उससे कौन वापस करे जी। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम बिड प्राइस, लो जी, मुश्किल पहाड़ी हमने चढ़ ली है रिवीजन में, अब सब आसानी है, क्योंकि इंटरेस्ट ही बड़ा अब आपका रहेगा। हर एक सवाल के बाद फिर नया टॉपिक, नया सवाल, चीज़ें रिवाइज होंगी, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जो ये मुश्किल काम था ये अब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या था, ये कॉमन इश्यूज़, ये बड़ी मुश्किल बच्चों को बिठा के करने पड़ते हैं, मानते नहीं इस बात पे। असल में वो चीज़ें समझ आ रही थी ना, हाँ पता है हमें, पता है हमें, पता नहीं क्यों बस ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या मसला है, बस फिर ठीक है, मेरा दिल कर रहा था, मैंने करना था ऐसे जी। अब मटेरियल है, लेबर, कोई तरतीब ज़रूरी नहीं है, मैं एडजस्टमेंट की तरतीब से चलता हूँ। पहले मशीन है तो पहले मशीन से, ठीक है। आ जाओ, अब पढ़ते हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ। एक दफ़ा सिर्फ मेरा दिल है, मैं
आपको वो फॉर्मेट फिर भी दिखा दूं, तो उसमें हर चीज के आगे रेलेवेंट 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 लिखा हुआ था। मतलब ये आप कौन सा वाला पार्ट इनमें से कर रहे हैं? रेलेवेंट कॉस्ट मटेरियल, रेलेवेंट कॉस्ट लेबर, रेलेवेंट कॉस्ट वेरिएबल, रेलेवेंट कॉस्ट फिक्स्ड ओवर, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, जिस पे अब चलेंगे, ठीक है। रेलेवेंट कोई भी अदर रेलेवेंट कॉस्ट, जिसके लिए अब जनरल फॉर्मूला, अगर इनमें ना आए जनरल फॉर्मूला लगाओ, जो आपको बताया था, फ्यूचर की कॉस्ट होगी, ड्यू टू डिसीजन होगी, कैश पेमेंट होगी, नोशनल पेमेंट्स नहीं होती, ठीक है। तो ये रूल लगाओ आपका, चाहे वो जनरल रूल भी लगेगा, ठीक है। खैर चलें, तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी, बिस्मिल्लाह करो जी, मशीनरी पे आप शुरू हो जाओ। आपने पहले करना है, जल्दी करें, पढ़ें जरा, एक नजर पढ़ तो लें, कम से कम करवा तो मैं देता ही हूं। चले पढ़ाता मैं हूं, फिर आप दिमाग में कैलकुलेशन तो करें एटलीस्ट। स्पेशलाइज्ड मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डीजिंग, जिसमें 2 ऑप्शंस हैं, लीज करा लो फॉर 3 मंथ एट मंथली लीज रेंटल ऑफ 2.5 लाख एंड एन अप फ्रंट पेमेंट ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा, ये तो रिफंडेबल है ना, इसकी ये तो कॉस्ट नहीं है, हाँ, लेकिन अप फ्रंट पे करना है, और अगर अपने पास नहीं पड़ा तो कहीं से उठाकर ये देंगे, तो उसका इंटरेस्ट वो कह भी रहा है, क्या कह रहा है कि द अप फ्रंट पेमेंट विल बी फाइनेंस थ्रू रनिंग फाइनेंस। थोड़ी सी ज्यादती है, आपके सवालों में ये नहीं होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन चलो होगी, खैर 7,000 रखना चाहिए, खैर चलो ये तो हो गया। लेकिन अब 3 चीज़ें आई, पहली चीज़ 2.5 लाख पर मंथ है जी, 2,50,000 पर मंथ रेंट है, उसके बाद 20% पर एनम इंटरेस्ट पड़ जाएगा। पर एनम तो नहीं, हमने तो इसको 3 महीने के लिए लेना है ना, तो 3 मंथ के लिए ये अप फ्रंट, उसके बाद तो पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो 3 महीनों के लिए। और तीसरी चीज क्या है, हाँ, एज पर लीज टर्म मंथली मेंटेनेंस ऑफ 15,000 विल बी बोर्न बाय, बस फिर हम क्यों लें इसको, यानी इस केस के अंदर मंथली मेंटेनेंस हमारे जिम्मे नहीं है, बल्कि वो कह रहा है कि जिसकी मशीन है वो खुद ही मेंटेनेंस करवाएगा, ठीक है। तो मंथली मेंटेनेंस इस केस में नहीं है, डन हो गया। दूसरे में कहता है मशीनरी ले लो और अब के बाद लो किराए पर 1,60,000, लेकिन फिर अगली मजबूरी क्या है, कम से कम 6 महीने। अब 3 महीने काम करेंगे तो 3 महीने फारिग होगी। कॉमन सेंस यार, कुछ भी नहीं है, आप अपने आप को एक बिजनेसमैन समझ के समझा करें, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे रिसीव हो गया, सब कुछ आपको समझ आ रहा होता है पढ़ने के बाद, अब तो पढ़ा हुआ है ना, बहुत सादा सी बात है, ठीक है। या तो 3 महीने के लिए महंगे किराए पे ले लो, मेंटेनेंस भी उसकी, या सस्ते किराए पे लो, लेकिन वो कहता है मैं तो 6 महीने से कम पे मशीन नहीं दूंगा, और तो और मशीन की मेंटेनेंस भी इसकी जरा ज्यादा है, और ये भी तुमने खुद ही इनकर करनी है, ठीक है। लेकिन विच विल बी इनकर्ड ओनली इन द मंथ्स इन विच, हाँ ठीक है, मशीन जब जब चलेगी तो ये ऑपरेटिव रहेगा। अच्छा, अब एक मसला है, ये 6 महीने के साथ उसने कहीं पे जोड़ा हुआ है कि किराए पे दे सकता है? अच्छा सवाल, तब मैं मानता इसको, अगर वो ये चीज डालता कि आपने 6 महीने के लिए ये किराए पर अगर ली, तो फिर जो 3 महीने इसने फारिग रहना है, वो 3 महीने आप आगे इसको सब लीज कर सकते हैं। मजा तो तब था, हाँ सब लीज मैंने कहा है, सब ले, ठीक है। चलो कोई नहीं, खुद ना डाल दें, पहले ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, काम मुकाइए, हो सकता है असर की नमाज पढ़ लें हम इस सवाल से पहले। तो लो जी, जल्दी से बताओ, वर्किंग 1 आ गई, इधर ही ना कर दें, ये जगह खाली पड़ी है ऐसे ही। चलो पहले वो साइड भरते हैं, वर्किंग 1 जी, हायरिंग कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट या हायरिंग कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन, स्पेशल मशीन जी बेटा जी। ऑप्शन वन रेंटल 250,000 इंटू 3 महीने, 1000 में ना कर लें सवाल, रुपीज इन 1000 जी। अब ये वर्किंग आप यहां पे चलाओ जी, 750, और मेंटेनेंस इस केस में नहीं है, ओके सही है, चलो लिखा हुआ अच्छा ही लग रहा है, ऐसे कर दो ताकि फर्क जान के आप जिए।
उसके बाद ऑप्शन 2 है, ठहर जाओ, इंटरेस्ट हाँ, अच्छा इसमें अप फ्रंट था, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, मुझे लगा वो दूसरे में। लो जी, रोड़ा पै गया, गंद पै गया, खुलो जाओ खुलो जाओ। ओ वे जब सिलेबस मुक जाए तो उस्ताद ही तेहो जी आवाज़ निकलती ने, हुण तुहाडे रोले ने जी। बेटा मेंटेनेंस कोई नहीं है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट है, तो फाइनेंस कॉस्ट 5 मिलियन रुपया बैंक से लेना पड़ेगा, और लेकिन कितने महीने बाद? 3 महीने बाद बेटा वापस आ जाएगा, तो 1000 रुपया। अभी तो रमजान नहीं आया, रोजा पहले लग गया आपको। अच्छा जी, इधर देखो जी बेटा, ये ए हो गया। ऑप्शन 2 है, कोई चक्कर नहीं है जी, कोई एडवांस का चक्कर नहीं है, 6 महीने के लिए किराए पर ले लो, 1,60,000 किराया भी कम, कम खर्च बाला नशी, बाला जी, बाला जी नहीं, हाँ जी, 9,60,000। मेंटेनेंस भी भाईजान आपको पड़नी है, कितनी? 20,000 इंटू, हाँ ये उसने कहा है जितना। अब देखो सवाल में उसने ये नहीं कहा कि ये मशीन हम आगे कहीं सब लीज कर सकते हैं, मतलब 3 महीने चलेगी, 3 महीने वेली पड़ी रहेगी, ठीक है। तो फिर सिर्फ 3 महीने की हो मेंटेनेंस, टोटल कोई फाइनेंस कॉस्ट है इसमें? कोई अपफ्रंट वाला चक्कर ही नहीं था। कहते तो लिख कर डैश डालूं? अच्छा जी, 10। अब कौन सा बेहतर? तो आपने ए या बी में से लोअर को ले लेना, ठीक है। तो उधर वाला ही ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इसी के अंदर मैं ज़बानी तो बता दूं, अगर वो इसी में ऐड करता कि जी हम इसको अगले 3 महीने जो वेलर है ना इसको किराए पे दे देंगे, तो फिर इनकम आती, वो यहाँ पे माइनस हो जाती, तो हो सकता है ये बेटर ऑप्शन हो जाता। लेकिन अब हम ये वाली मशीन नहीं ले रहे, पागल है, ये मशीन ले, दूसरी लेंगे, इसमें हमें 20,000 ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन गई? लोअर ऑफ ए एंड बी, लोअर ऑफ ए और बी, तो कितना बन गया जी? ये क्या है? 1,000। तो ये 1,000 आपकी फेस पर आएगी यहाँ पे, बाकी सारी वर्किंग आपने उधर कर दी है। ये आ गई आपकी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन वर्किंग 1, ठीक है। मार्कर मुरकर ही काट दो भान कोई शहजादे हो। नेक्स्ट जी, पॉइंट 1 कोई मुश्किल लगा भला बताओ? पॉइंट 2 अब करो जल्दी से, पहले कैसे हो गया है? मुझे लगता है कि असर से पहले आप इंशाल्लाह सवाल ख़त्म करके असर के बाद फिर आप प्रोसेस कॉस्टिंग और रीसेंट अटैम्प्ट करने को तैयार हैं इंशाल्लाह। आधा घंटा लगना है उस पर बेटा, जो काम हो जाना है ना आपका ही फ़ायदा है। प्रोसेस ही करेंगे, प्रोसेस के साथ ही फिर फर्दर प्रोसेसिंग का फॉर्मेट भी रिवाइज हो जाएगा और वो भी सवाल कर लेंगे, ठीक है। आधा घंटा लगेगा, वो तो वैसे ही बहुत ताज़ा है बेटा, बहुत ताज़ा है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो उससे भी ताज़ा है, अनफॉर्चुनेटली वो था नहीं, इसलिए पूरा जोर लगाओ। अगर मिक्स झील की समझ नहीं आई तो बता दो, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी शुरू करो। अब 1 बाय 1 ही कर लेते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटीरियल A2, RL के पास ऑलरेडी जो है वो 50,000 यूनिट्स ऑफ AA2 पड़े हैं अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जिंक। अच्छा ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, पड़े नहीं हैं, उन्होंने ऑर्डर कर रखे हैं जो 75 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमारे पास आ जाएंगे। तो ये अभी आए तो नहीं है ना, ये तो आने हैं ना, तो ठीक है। इन 50,000 यूनिट्स की तो रेलेवेंट कॉस्ट यही बनती है, सोच लें। चलो आगे पढ़ लें। द करंट मार्केट, चलो पढ़ लें कोई बात नहीं। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ AA2 इज 80 पर यूनिट। If the contract is not fulfilled, a penalty of 20% of the contract value will be। चलो अब दिमाग में करो इसको, अब कोई बोले ना 1 मिनट नहीं 30 सेकंड काफ़ी है, जल्दी करो, अब तो पूरा पढ़ दिया। सबसे पहले ना रिक्वायरमेंट निकालनी है आपने, अगेन वही बात,
चलो सॉरी, मैंने 30 सेकंड नहीं बोलना था। देखो पूरा सवाल नहीं नज़र आ रहा तो अल्लाह माफ़ करे, अपने उसको देख लो। वो ये 3500 है, ये देखो, यही देखना ना तुमने, ये लो, हाँ यही देखना है। डी जिंक कितने हैं? वो भी 3500 आई हैं। मैंने तो यही वाला कहा था 3500। अच्छा जी, पहली बात, अगर 3500 डी जिंक बनाने हैं, डी जिंक, और हर डी जिंक पे 15 यूनिट लगते हैं, तो चाहिए कितने? तो 50,000 तो ऑर्डर्ड हैं, 50,000 ऑर्डर्ड हैं, आए नहीं है अभी, क्या आपको स्टॉक में पड़े हैं तो संक कॉस्ट है, ठीक है, पेनल्टी भी तो दे सकते हैं। इसलिए रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है, वो ले लेंगे बाद में। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? 50,000 यूनिट्स की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? 75 रुपए। इसमें तो मुत्तफिक हो ना। बाकी जो कितने बचे, ये 2500 की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? लेकिन ये 75 क्यों ले रहे हो? क्योंकि ऑर्डर्ड था, पहले से था। अब इसमें ये पेनल्टी है, कहता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना किया जाता, यानी ये 50,000 ऑर्डर वाले ना रिसीव किए जाते, तो इसका मतलब ये 50,000 यूनिट्स यहाँ यूज़ करने की वजह से हमें ये पेनल्टी सेव हो रही है। ये क्या हो रहा है जी? पेनल्टी। तो आपने वर्किंग 2 करनी है। कौन सा मटेरियल है जी? मटेरियल AA2। इधर देखो जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ रिक्वायर्ड कितना है? ऐसे कैसे 52,500? वर्किंग शो करो बस। हाँ जी, अब 52,500, ठीक है जी, 52,500 kgs आपको रिक्वायर्ड है। ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लिया। ऐसे सवाल किया करते थे आप, याद है? अब इनमें से 50,000 हम बच रहे हैं पेनल्टी से, तो वो तो सेविंग लेंगे, लेकिन अगला भी तो फंसा हुआ है हमसे कॉन्ट्रैक्ट करके, उसको भी हमें 75 में देने पड़ेंगे ना। तो 50,000 यूनिट्स की कॉस्ट ₹75 आ गई, और बकाया 2500 की कॉस्ट 80 आ गई, ठीक है जी। ठहर जाओ ना, उधर मैंने याद नहीं रहा, उत्थे तो उधर टोटल आना है, अंग्रेजी मार ली थोड़ी सी, ठीक है। ऑलरेडी ऑर्डर्ड वाले 50,000 kgs हैं, 75 के हिसाब से 1000 बताना, 3750, और एडिशनल रिक्वायर्ड 2500। अब ये 80 के हिसाब से मिलेंगे 200, लेकिन चूंकि आपने ये 50,000 अब डी जिंक में यूज कर लिए हैं, डी जिंक ना होता तो क्या होता? डी जिंक ना होता, देखो आप ये नहीं कह सकते कि रेलेवेंट कॉस्ट निल है। रेलेवेंट कॉस्ट 50,000 यूनिट्स की निल नहीं है। डी जिंक ना होता तो हम ना मंगवाते, और कितनी पेनल्टी है? 20% पेनल्टी इस 50,000 वाले की, और यानी ऑर्डर की अमाउंट की 20% पेनल्टी दे देते, ठीक है। तो इसलिए इसकी रेलेवेंट कॉस्ट निल नहीं कह सकते। आए नहीं पड़े क्या? कुछ नहीं करना, संक कॉस्ट कुछ नहीं, अभी आए नहीं, ऑर्डर किया हुआ है, तो हम ऑर्डर किए हुए को आने देंगे। डी जिंक ने हमें इससे बचाया कि हमें वो पेनल्टी पड़ जाती, तो इसलिए डी जिंक की वजह से ये सेविंग मिल गई है। अगर खाली जिंक होता तो उसमें ये 75 रुपए के हिसाब से इसकी रेलेवेंट कॉस्ट होती, ठीक है, और सही है ना? तो जी लेस कर दो इसमें से, पेनल्टी सेव्ड, ये 3750 है जी, इसका 20%, माशाल्लाह मैनू लिखन तो भी तेज हो गए ने, माशाल्लाह 3200 kgs हैं। अब ये 3200 kgs जो हैं, नहीं अच्छा ओके सॉरी, 3200 रुपए आ गए हैं। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या लिखा हुआ लफ्ज? मटेरियल ही लिखा हुआ जी, ठीक है। मटेरियल AA2 वर्किंग 2, सुभान अल्लाह, 2 और 32, here is 2, there is 2 and 2, 32, number 2।
अगला नंबर 2 A78, मुझे लगता है ये आसान है। A78 10 चाहिए, तो पहले क्या करोगे, रिक्वायरमेंट, ज़रा इसी गाड़ी को इस्तेमाल करो, ये गाड़ी इधर भी भेज दो, ठीक है। वो 35 यूनिट्स के लिए, हर यूनिट के लिए अगर 10 चाहिए तो कितने, 35,000। तो 35,000 जो हैं वो A78 कहता है मार्केट में बड़े अवेलेबल हैं। हमने कहा मार्केट में छोड़ो, अपनी दसो। हाउएवर इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंटरनली एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 80। मार्केट में 110 का मिलता है, लेकिन हम 80 में बना लेंगे। और फिक्स कॉस्ट जो एब्जॉर्ब होनी है उसको लिफ्ट ना कराओ। इंटरनली प्रोड्यूस A78 को 20% नॉर्मल लॉस भी घेर लेता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट होगा तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पहले तो आपने क्या निकाला, रिक्वायर्ड कितना है, चलो अब 30 सेकंड है, जल्दी करो ज़रा, 30 सेकंड तो दे रहा हूँ अब, लेकिन ये कोशिश करके, हिम्मत करके, ना भी पूरा हुआ तो खैर थोड़ा सा एक्सटेंड करके फिर यहीं पढ़ लेंगे नमाज में, ठीक है। उई हाँ जी, फिक्स कॉस्ट तो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप ये यूनिट ना भी बनाएं, आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूनिट ना बनाएं तो फिक्स कॉस्ट बच जाएगी, नहीं ना बचेगी। ये एब्जॉर्ब इसमें नहीं होगी, कहीं और करेंगे तो इसमें भी एब्जॉर्ब होनी थी, कहीं और भी एब्जॉर्ब भी होनी। ये तो फिक्स कॉस्ट है, इसने बचना कोई नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए फिक्स कॉस्ट को आपने हमेशा ही फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड है, सादा बात रखो ना बस, जैसे अभी रिवाइज किया, एब्जॉर्ब्ड है या पोर्शन है, जो भी लिखा है, जनरल है, एलोकेटेड है, ये हमेशा इररेलेवेंट है। क्यों इररेलेवेंट है, वो आपने वो यार निकाल के उसकी बेस के ऊपर एब्जॉर्ब करवानी है, वो कोई है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो नहीं पड़ रही, पहले ही है, बाद में भी होगी, ये हो या ना हो। अच्छा जी, अब मैं तो कहता हूं मटेरियल इधर शुरू कर देते हैं, उधर हम ना लेबर कॉस्ट के अंदर वो काम करेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 3 है, मटेरियल तो ना की है, मटेरियल A78 की कॉस्ट निकाल रहे हैं। रिक्वायर्ड क्या है, 3500 यूनिट्स बनाने हैं और हर एक के ऊपर तो 35,000 केजीज रिक्वायर्ड थे हमें। अब ये 35 के 35 या तो बाजार से खरीदो या खुद बनाओ। बाजार से खरीदोगे तो एक कितने का पड़ेगा, तो अगर परचेज्ड हो तो 35,000 इंटू ₹110 जी, 3850 रुपीज इन 1000 चल रहा है। एक बार यहां पे लिख दिया ना हमने तो बस फिर सारी वर्किंग्स, वो तो वर्किंग्स हैं, जब टोटल वहां पे आएगा तो खुद 1000 में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। और अगर हम प्रोड्यूस करें इंटरनली तो इधर देखो 35 से काम नहीं चलना, आपको कुछ ज्यादा प्रोड्यूस करने पड़े, क्योंकि कुछ क्या हो जाना है। अच्छा, अब ये नॉर्मल लॉस है एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट ना, और बोलो चुप है तो एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट ही लेते होते हैं ना, तो इसको क्या करेंगे फिर डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन बनानी है तो पूरी बना लो। आउटपुट मुझे चाहिए 35, नॉर्मल लॉस कितने परसेंट, 20% ऑफ x इज इक्वल टू x, वो नहीं पता तो वही वाला काम है, उधर जाके माइनस होगा 0.8 हो जाएगा, इसे डिवाइड करना है तो ये पॉइंट ऐसे लिख लिया करो साइड पे अगर फंस जाया करो, इनटू, हाँ ये पड़ेगा कितने का, वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ लेनी है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 80, फिक्स कॉस्ट को लेना नहीं, लेकिन लॉस है, ठीक है। तो बताएं जी, तो फिर क्या करें, बाहर से खरीदें या खुद बनाएं। हाँ जी, ये A है ये B है, और रेलेवेंट क्या है इन दोनों में से, तो रेलेवेंट कॉस्ट है लोअर ऑफ A और B, जो कि बन गई 3500। यहां पे सारा कुछ गंद मुंद लगा के यहां पे बस लिख दो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल A78। बेटा जी ये एक मुश्किल सवाल है, अगर आपसे क्विकली हो रहा है, रिवाइज करके चीज़ें याद आई हैं तो बी कॉन्फिडेंट, आपको ये नहीं भूला है, ठीक है। और इंशाल्लाह पर्चे में भी नहीं भूलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर्चे में भूल जाएगा। मेहनत की हुई हो तो फिर कुछ नहीं होता। हाँ, पूरा सेशन नहीं की तो आप ज़रा डबल मेहनत कर लें, है तो अभी भी टाइम मौजूद है आपके पास, 3500। क्योंकि मैं कहा करता हूँ इट्स नेवर टू लेट, कभी भी कोई ये ना समझे कि बस जी तो ये हुआ था वो हुआ था, वो तो यूजलेस है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इंग्लिश इज कमिंग फास्ट, ओ माय गॉड।
जी। अच्छा जी, आखिरी मटेरियल करो, उसके बाद नमाज की यहीं पे ब्रेक। इस पार्ट को नहीं ब्रेक करेंगे ना, वैसे ही ब्रेक कर लेंगे ताकि ये पार्ट चालू रहे, ठीक है जी। C11 मार्केट प्राइस इसकी है 20 पर यूनिट। एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है D50। हाउएवर अ सब्स्टिट्यूट मटेरियल D50 कैन बी यूज्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इट एट अ कॉस्ट ऑफ 15। प्रेजेंटली 5000 यूनिट्स ऑफ D50 इज अवेलेबल इन स्टॉक एज रिजल्ट ऑफ पिछली कोई प्रीवियस ओवर परचेजिंग। D50 को हमने परचेज किया था, परचेज किया था, संक कॉस्ट है, संक कॉस्ट है। एंड कैन बी सोल्ड बैक टू सप्लायर। यस, सोल्ड बैक टू सप्लायर मतलब कबाड़िया नहीं, वो सप्लायर ही वापस ले लेते हैं, लेकिन कितने पर? तो ये स्क्रैप वैल्यू, ये बिल्कुल रेलेवेंट है। अब ये देखना है कि हम स्क्रैप कह रहा हूं, वैसे तो वापस जाना है सप्लायर को, लेकिन स्क्रैप इसलिए कह रहा हूं कि मतलब तो वही है ना, और आपको इस तरह लव से थोड़ा सा जान पहचान भी है, परेशान नहीं होंगे। अब मामला क्या है? सबसे पहले एक गड्डी तरह फड़ो दोबारा। सबसे पहले बताओ 3500 इंटू 5 जी 17,500 C11 चाहिए। अब उसमें से 5,000 तो उसकी जगह डी इस्तेमाल हो सकते हैं, D50, ठीक है, उसकी जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसको इस्तेमाल करना है ना, तो कॉस्ट कितनी आएगी? 15 रुपए। सिर्फ 15 कॉस्ट नहीं आएगी, 3 रुपए कबाड़िए वाले भी जाएंगे, तो टोटल कितना फोर को करोगे? 18। लेकिन यहीं से ही डिसाइड हो गया भाई, पता लग रहा है कि अगर C11 बाहर से खरीदते हैं तो 20 रुपए का पड़ता है, तो चलो 5,000 तो वो वाले बचाओ, क्योंकि अगर D50 आप अपने वाले यूज करते हो तो 3 रुपए का स्क्रैप जाएगा और प्रोसेसिंग कॉस्ट 15 की जाएगी, यानी कि ये कितने में पड़ेगा आपको? ये 18 में पड़ेगा, ठीक है। तो ये 18 में पड़ गया, तो पहले इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये है ही टोटल 5,000, तो जब 5,000 यूज हो जाएंगे तो फिर बाकी वाले 12,000 कितने? 500, ये तो लाने ही पड़ेंगे ना हमें बाहर से, वो फिर हम उठा लेंगे 20 रुपए के हिसाब से। मुश्किल या आसान? किसी को मुश्किल लग रहा है? सवाल तेज कर रहा हूं तो मैं स्लो कर देता हूं, मुझे लग रहा है कि बोर हो जाएंगे आप, काफी बोर हो लिया आपने सुबह से अब तक, ठीक है। और ऑनवर्ड्स आपने बोरियत कम ही होनी है, बस आपने हिम्मत करके ना जरा साथ देना, जब तक मैं कहूं आते रहना, ठीक है। वर्किंग फॉर मटीरियल C11 रिक्वायर्ड पहले बताओ। 3500 डिजेंग है, डिजेंग, और 5 तो 17,500 यूनिट्स है, केजी से क्या है, जो भी है यूनिट्स है, चलो यूनिट्स कर लो। पिछले यूनिट्स थे या केजीज थे? मैं भी केजी लिखी जाना, किसी ने मैंने दसिया ही नहीं। मतलब माशाल्लाह आप लोग इतने बेहतर तगड़े हो गए ना, मामा पता है यार चो नहीं जान दे असि सीधा कर लेंगे, आप ही खैर है, यूनिट्स ही करने हैं ना, हमें पता है क्या करना है। पहले वाले का भी यूनिट ही था, जानदी करो, पहले तो इतनी देर पहले तो 10 ही देंगे, हद होगी कसम ना। केजी लिखा हुआ है, किस किस ने खुद भी केजी लिखा हुआ है? शर्म करो, शर्म करो, लकीर के लाइन के बैगर्स। अच्छा, मुझे डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना डी इस जगह इस्तेमाल करूं या बाहर से सी खरीदूं, मुझे जबानी नजर आ गया है, पहले ये डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, जबानी देख लो ना। आपको 20 रुपए में C11 मिल रहा है, कितने गया ये? नहीं ये 20 रुपए, सवाल ही लंबा है। 20 रुपए में आपको C11 मिल रहा है, और आप इसकी जगह अपना एक डी पड़ा हुआ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो इस्तेमाल ना करते तो कबाड़िए को देते 3 रुपए आते। अच्छा, अब वो एज इट इज इस्तेमाल नहीं होना, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा एट अ कॉस्ट ऑफ 15। तो एक तो ये 15 रुपए लगाओगे और दूसरा 3 रुपए गमाओगे, तो टोटल में तुमने क्या खोया और क्या पाया? खाने वाला खोया पाया नहीं, तुमने क्या खोया? एक तो 15 रुपए खोया, दूसरा 3 रुपए खोया, और क्या पाया? C11 की जगह का सब्स्टिट्यूट जो बाहर से 20 का पड़ना था, तो ये तो 18 में सस्ता पड़ गया ना। तो पहले 5,000 यूनिट्स जो हैं आपने डी यूज कर लेना है, लेकिन डी यूज करना है तो उसकी कितने यूनिट्स हैं? 5,000 पड़े हैं ना। 5,000 यूनिट्स जो हैं इनको रुपीज, इधर देखो, नहीं ऐसे कर लो, 15 प्लस ₹3 ताकि आपको याद रहे, 18 कहीं गिवन नहीं था ना, ठीक है।
तो ये आपने, ये मैंने लिखा है डी यूज्ड, किसी को समझ ना आए तो डी यूज्ड, ठीक है। तो ये 5090 ओनली, अच्छा इन्ने थोड़े जी 90। अच्छा अब बाकी क्या बच गया जी 12000, तो ये सी परचेज करेंगे आप, मैंने यूं लिख दिया ताकि दूर से नजर आए, डी यूज किया, अपने पास पड़ा था सी परचेजा, तो सी को परचेजा है 12500 इंटू ₹20, तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल सी लैब। जी कहाँ वर्किंग नंबर बोल दो, वर्किंग 2 में क्या रिक्वायरमेंट में यहाँ, अच्छा अच्छा जी, टीचर एरर है, तुम्हारा टीचर ही एरर है बस। अच्छा जी अब असर पढ़ते हैं, यहाँ पे इसको ज़रा पॉज कर दें तो 7-8 मिनट में दोबारा रिज्यूम करते हैं, ठीक है। चलो बाबू वुजू तो आया ना। अच्छा जी क्वेश्चन नमाज की ब्रेक के बाद पूरा करने की तरफ हम चल रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट लेबर वाला पॉइंट रह गया, कोई मसला यहाँ तक? ओके। RL हैड हायर्ड स्किल्ड लेबर फ्रॉम थर्ड पार्टी एट 1000 पर आवर अंडर द पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट जिंग। याद है ना, उन्होंने कहा था मटेरियल का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और लेबर भी हायर कर लिया है, वो 1000 रुपए के हिसाब से थी। इफ ऑर्डर फ्रॉम SL इज नॉट एक्सेप्टेड, SL कौन है भला? ये जो अब आया है, वो दरमियान में कौन आया था? गैमा आया था ना, जरा टुर गया बेचारा, टुर गया यार मोहब्बता, वो वाला है, ठीक है। तो इफ ऑर्डर फ्रॉम SL इज नॉट एक्सेप्टेड 200 लेबर आवर्स वुड बिकम आइडल एंड RL विल हैव टू पे 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेट। अब मुझे बताओ, जिंग के लिए इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि बाहर के ठेकेदार से किया होता है ना, तो वो फिर कुछ कहते हैं भाईजान ये देख लें, अब हमने अगर आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर कुछ ये देख लें, ये ना हो कल को आप मुकर जाएं, काम नहीं करवाना, तो फिर कुछ उन्होंने रखा हुआ क्या कि 200 लेबर आवर्स के हिसाब से, तो ये 200 लेबर आवर्स आप जो फारिग बिठा कर उनको आधे पैसे फिर भी दोगे अगर काम ना भी करवाया तो। अब अगर हम डी जिंग एक्सेप्ट करते हैं, यानी SL वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो ये 200 आइडल आवर्स आइडल नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। कैसे, जरा चेक कर लें कितने आवर्स चाहिए। मेरे ख्याल में तो उसने आवर्स कहीं से अलग से बताए हैं कि नहीं बताए। इफ एस ऑफर एक्सेप्टेड देन डीजिंग वुड प्रोड्यूस बैचेस इन, अच्छा आवर्स तो अभी निकलेंगे। तो खैर एनीवेज जो भी आवर्स निकलेंगे ना जी, उन आवर्स में जो पहले 200 घंटे हैं, मतलब 200 घंटे की कॉस्ट जो है वो 1000 रुपये नहीं है, वो 500 रुपये होगी। क्यों? क्योंकि ये 200 घंटे खाम में आधे पैसों के हिसाब से तो पे होने ही होने थे। डी जिंग एक्सेप्ट करते, SL वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करते या ना करते, ये पैसे तो देने ही देने थे। अब अगर SL वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये 200 घंटे वेले नहीं बैठना उन्होंने, बल्कि और भी बड़ा काम कराएंगे इनसे, ठीक है। तो ये 200 घंटे के पैसे कितने होंगे, अभी पढ़ा के आ रहा हूं कि जो आइडल टाइम है उसकी कमिटेड आवर्स की जो पेमेंट है वो रेलेवेंट नहीं है। अगर पूरा 1000 कमिटेड होता तो ये 200 घंटे की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती? निल, ठीक है। लेकिन आधे पे करने हैं क्योंकि आधे कमिटेड थे। अब ये तो पूरी कहानी चलेगी इन दो से मिलकर, यहां तक ये दोनों ही स्किल्ड वाले थे, ठीक है। तो ये दो से मिलकर, क्योंकि अगले में क्या कह रहा है, इफ SL ऑफर इज एक्सेप्टेड डी जिंग वुड बी प्रोड्यूस इन बैचेस ऑफ 350 यूनिट्स एंड फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर 400 स्किल्ड लेबर आवर। लर्निंग इफेक्ट इज एस्टिमेटेड 80% बट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर फर्स्ट 4 बैचेस ओनली, इंडेक्स ऑफ लर्निंग इज इतने। अब इस सारे से ये देखो ना, हमने क्या करना है, ए गड्डी नवी गड्डी बनाओ, क्योंकि अब लेबर के लिए ये गाड़ी आ रही है। ओए इन्ने गुस्से से गड्डी फिर दी आज साड़ी। ओके नाउ क्रिंग 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 क्रिंग, पहले तो इधर आओ, 3500 डिवाइड बाय 350 करो, 10 बैचेस में ये ऑर्डर पूरा होना है। और 4 बैचेस, पहले 4 बैचेस तक लर्निंग इफेक्ट लगना है,
और पहले बैच पर 400 घंटे लगने हैं स्किल्ड लेबर के। जिसके 200 घंटे पहले वाले वेले बैठे होंगे तो उनकी आधी कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये तो इंशाल्लाह बड़े आर्स निकलेंगे। अभी तो खुद सोचो ना, अगर एक बैच पे 400 लगते हैं तो 10 बैचेस पे तो काफी सारे लगेंगे। हाँ 4000 नहीं लगेंगे, लर्निंग इफेक्ट की वजह से कुछ कम हो जाएंगे, पर लगेंगे तो सही। तो जब टोटल आवर्स निकल आएंगे ना, उसके बाद जब उनकी कॉस्ट निकालने लगेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना सारों को, पहले 200 को 500 से करना है और बाकियों को फिर 1000 से कर देना। ठीक है, अब ये तो काम बहुत आसान है। टोटल हमने अपना ये फिलहाल क्या करना है, लेबर कॉस्टिंग में जो लर्निंग कर्व हमने सीखा था हम वो कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करें काम। कोई अगे ट्रेनिंग वाला रोला बाद चाहिए। फिलहाल स्किल्ड लेबर आवर्स की बात कर लें तो हमें स्किल्ड लेबर आवर्स पहले निकालने हैं। जब आवर्स निकल आएंगे तो कॉस्ट अवेलेबल है, कितने गई ये कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ ठीक है, वो अलग बात है कि 200 घंटों की कॉस्ट 500 रुपये होगी और बाकियों की 1000 ही होगी। ठीक है, तो शुरू करें जी काम। ये अभी आपको इसीलिए रिवाइज करवाया था आपका बेहतरीन दोस्त मुश्ताक, क्या मतलब सॉरी, आपका बेहतरीन दोस्त लर्निंग कर्व। तो वर्किंग 5 में हम निकाल रहे हैं स्किल्ड लेबर की कॉस्ट। तो कॉस्ट तो निकलेगी तब जब आर्स निकलेंगे, तो पहले हम आर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं निकालूंगा यहां पे इंशाल्लाह, वो बाद में हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, कि कब कहां क्या चीज निकल रही है। ठीक है, कॉस्ट तो निकालनी है, तो चलो फिलहाल अल्लाह का नाम लेकर। तो सबसे पहले मैं टाइम टू प्रोड्यूस, कहां तक चलना है लर्निंग इफेक्ट ने, 4 बैचेस तक ना। तो टाइम टू प्रोड्यूस 4 बैचेस, यहां पे हम ये निकाल लेते हैं। अब इसका होता था याद है y इज इक्वल टू a प्लस, तो जो y है वो क्या होगा, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच। अब बैच होना है, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच इफ 4 बैचेस आर प्रोड्यूस्ड, इफ 4 बैचेस आर प्रोड्यूस्ड। तो टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच कितना है, 400 है मेरे ख्याल से, 400 घंटे। और कितने बैचेस, 4 बैचेस बनाओगे। और लर्निंग इफेक्ट क्या है वो उसने पहले ही निकाल के दे, 0.322। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आता है, असल में ना ये लिखा यूं होता था ना, y इज इक्वल टू a x की पावर b, तो मैंने इसको जरा यूं कर दिया है, a x की पावर b इज इक्वल टू y, उस तरह इस तरह कर दिया है। ठीक है ना, सीधा हो जाएगा, कोई मसला। वरना हम यूं क्या करते थे, यहाँ पे y लिख लिया करते थे उस वक्त जब सवाल करते थे। ये इजी लग रहा है जी, कितना 250 एग्जैक्ट। ना ना ना, फिर इसको ना करो, छेड़ो ना इसको, अभी इसने आगे मल्टीप्लाई होना होता है। 250.97 बस, कितना है 4, तो 45 कर ले। अब इतना बहुत है, इतना ही होता है, 4 डेसिमल तक बहुत एक्यूरेसी। कम से कम 2 डेसिमल कहा हुआ है, चलो 2 तक कर लो। आप कहोगे ये कोई बात नहीं, फिर इसको 9-8 कर ले। 974 है तो उसके आगे भी तो 5 है, उसने 4 करना है तो उसने, हाँ 9-8, चलो कुछ तो मेरी भी मान लो। ये क्या है जी, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच, 4 बैचेस नहीं, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच इफ 4 बैचेस आर इन टोटल प्रोड्यूस्ड। लेकिन ये तो एक का एवरेज टाइम आया, मुझे टोटल 4 का चाहिए। ठीक है, कितना, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 बैचेस से मल्टीप्लाई करोगे, आवर्स आ गए। अब इनको चलो 1023.92 कितने लिखा, 92 आवर्स आ गए। ठीक है जी, ये अब थोड़ा आगे निकल गया काम, थोड़ा सा यहाँ पे ही बरकत डालें इसमें। ये कितना था जरा दोबारा बताएं, वो बाद में फिर पता आपकी पिक्चर में नहीं आना, फिर आपको नोट करने की मुसीबत पड़नी है, एंड सो ऑन सो फार। ये मसला आ जाने हैं जी। ये क्या आंसर है इसका, ये ऐसे है -0.322 जी, 98 इंटू 4 बैचेस। 4 बैचेस अगर ना लिखूँ तो, लिख भी लूँ तो खैर आ जाएगा जी, 1023.92 लेबर आवर्स। ठीक है जी, ये लगेंगे कितने पर, 4 बैचेस पर। कितनों पर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले प्लीज, भूले होंगे आप नहीं। चलूं आगे। अब मसला ये है कि हमने सिर्फ 4 बैच नहीं बनाने, हमने 10 बैचेस बनाने हैं। और लर्निंग अगर यहां स्टॉप हो गई तो फिर चौथे वाला टाइम ही
कांस्टेंट चलता है आगे 5वें, 6ठे, 10वें तक। याद आया कुछ? तो अब इसके लिए मुझे चाहिए टाइम टू प्रोड्यूस फोर्थ, थर्ड नहीं, फोर्थ निकालना है। तो 3 बैचेस का टोटल टाइम निकालेंगे, 4 का पड़ा हुआ है, डिफरेंस निकालेंगे तो फिर फोर्थ आएगा। ठीक है, तो टाइम टू प्रोड्यूस टोटल 3 बैचेस अगर निकाल लेना हम, तो ये कैसे निकलेगा जी? बिल्कुल ऐसे ही, पहले बैच पर 400, प्रोडक्शन 3 की हो, -0.322, तो एवरेज टाइम थोड़ा बढ़ेगा। देखो 280.82। अब कितने बैचेस बनाए? 3 बैचेस से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 842.46 लेबर आवर्स। हाँ जी, अब उधर से ये माइनस करोगे 181. ये किसका टाइम है जी? टाइम टू प्रोड्यूस फोर्थ बैच, जिसने अब आगे चलना है। कुछ याद आया? अब जो आपका रिसेंट रैम्प वाला, अभी आपको होमवर्क नहीं दे सकता आप, क्योंकि क्लास आपकी बदल दी है। तो सुबह मैं करवाऊंगा खुद, होमवर्क नहीं है, खुद करवाना पड़ेगा ना, जाहिर है। रूटीन यही थी कि आपने कल 12 बजे आना था, तो होमवर्क वाले सवाल आप सुबह कर लेते ना। जिन्होंने डबल पढ़ना है वो तो उनकी मजबूरी है ना, उन्होंने R1 CA में जो रखा हुआ है तो खैर पढ़ रहे हैं, तो मजबूरी है उनकी। लेकिन जिनकी नहीं है उनके हिसाब से तो आइडियल सिनेरियो यही है ना कि उनकी CMA की क्लास 12 बजे थी, तो आज तो कल मैंने टाइम बदल दिया जी, पिछली नमाज की ब्रेक में। ऑनलाइन वालों अगर किसी ने आना हो तो CMA वाले अब सुबह 7:15 बजे आएंगे। ठीक है, R1 वाले पूरा सेशन 7:15 आए, इसलिए कोई मसला नहीं है, आ सकते हैं। अच्छा, वो इसलिए अब होमवर्क जो मैंने सोचा था, एक सोचा था ये वाला लेबर वाला सवाल, एक आधा ऐसी कोर्स सोचा था, अब वो नहीं दे सकता। सुबह तशरीफ़ लाइए, मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, हाँ, आप बस जाएं, जाके थोड़ा इस वक्त शाम में आराम करें, रेस्ट करें, फ्रेश हों, सुबह बस फ्रेश होके नींद लेके आ जाएं, कुछ पढ़ें, कुछ रेस्ट करें। होमवर्क कोई नहीं है, वो मैं खुद कराऊंगा। R1 वालों को होमवर्क दिया था, उनको सरप्राइज़ मिल गया होगा। अब मुझे लगता है वो भी आधे नहीं करके आएंगे, तो उनको भी मुझे होमवर्क कराना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए सारे मसाइल हैं उल्टा, मेरे लिए कोई आसान काम नहीं है कि बदल दिया। लेकिन चूंकि कुछ R1 के पोस्ट वाले बच्चों का बेटा क्लैश आ रहा था, तो अब उन्होंने सिलेबस ख़त्म करना है, हम तो रिवीजन कर रहे हैं ना, तो उन्होंने तो सिलेबस ख़त्म करना है अभी ना। तो वो सर ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको बदल नहीं सकते। पहले तो मैंने कहा जी होने नहीं हो सकता कल, फिर मैंने सोचा नमाज से आते हुए कि अभी कर देते हैं, मसला क्या, फिर हो गया अब टाइम चेंज। ठीक है, तो CMA वाले 7:15 से 11:30 और R1 वाले 12 से 5:30 होंगे अब। ठीक है, इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे आप लोग जी। एक मिनट, अभी मैंने फोर्थ का टाइम निकाल लिया। ठीक है, अब मैं टोटल लेबर आवर्स, बल्कि लेबर कॉस्ट की तरफ जाने लगा, तो मैं पहले निकाल लेता हूं टोटल लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस 10 बैचेस। ठीक है, तो टोटल लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस 10 बैचेस, ये कैसे निकलेगा? इधर देखो, पहले तो 4 वाले ये उठा लो, 1023.92 लेबर आवर्स लगेंगे आपके पहले 4 बैचेस पे, प्लस अगले 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, इन 6 बैचेस में हर बैच पर 181 लगना है। तो 181.46 लेबर आवर्स इनटू 6 बैचेस, क्या बन गया? 211.2.68 लेबर आवर्स। ठीक है जी, ये आपके टोटल लेबर आवर्स हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट पे स्किल्ड लेबर के लगने हैं। समझ आई? ये मैंने इकट्ठा कर दिया जरा, मैं क्लास में ऐसे नहीं किया करता था। कोई मसला तो नहीं हो रहा इससे? कोई मसला तो नहीं हो रहा? वो 2 लाइनों में करते थे ना, 4 वाला यहाँ से उठा कर रखा और फिर आगे 6 का करते थे। ठीक है, कोई मसला? अच्छा, अब अभी मैं असल में तो निकालने चला था क्या? लेबर कॉस्ट। तो रेलेवेंट लेबर कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर, बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर में पहले, अब ये टोटल आवर्स हैं, इनमें से 200 की कॉस्ट कितनी? 500, और बाकी जितने इसमें से बचते हैं, तो इधर देखो, 200 लेबर आवर्स की कॉस्ट है 1000 रुपए का 50%। वो 500 में इसलिए लिख रहा है, 500 कहीं लिखा नहीं हुआ था ना, तुम्हारी वर्किंग भी होगी प्रेजेंट। ठीक है, और बाकी के कितने बचते हैं? तो ये कैसे निकाले आपने? 211.2.68 माइनस 200, ठीक है जी,
और इस पर आपने इनटू 1000 रुपीज मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब इनको जरा अलग अलग कर ले मेरे ख्याल से, प्लस। ठीक है, तो ये पहले 200 घंटों की कॉस्ट, इस पे तो ऐसी ब्रैकेट लगी है जी, तो ये आ गई पहले 200 घंटों की कॉस्ट प्लस ये आ गई जनाब बकाया लेबर आवर्स की कॉस्ट। जी फरमाएं कितना आ गया? ₹2013 के, ऐसा ही है, 1000 में चल रहा है ना, बस ठीक। ओके, के नहीं लिखता यार, हेलो उधर तो फिर मैंने वही लिखना है ना, फिर 2013.201 हाँ ठीक है जी। अब उधर राउंड करना पड़ेगा, फिर राउंड कर लेते हैं। अच्छा इधर देखो, ये भी आर्स, ये भी आर्स, ये भी आर्स, ये भी आर्स, यहां पर आकर निकली कॉस्ट। अभी बेसिक रिवाइज कराइए आपको। मटेरियल की, लेबर की कॉस्ट कैसे निकलती है? रेट आर्स इंटू रेट, आर्स इंटू रेट। जरा दो टुकड़ों में थे को मसला समझ आ रहा है या तोड़ के लिखूं? तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर आ गई। ये सबसे टफ पॉइंट था इसका, वर्किंग नंबर 5। 2013 कर लो, अब फिर करो राउंड अप। 2013 मैंने राउंड कर दिया। अगला पॉइंट बड़ा प्यारा, जबरदस्त, खूबसूरत, टेस्टी पॉइंट। 1.5 आवर्स सेमी स्किल्ड के भी हर डीजिंग पे चाहिए। सिंस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सेमी स्किल्ड इन मार्केट, ओनली 4000 आवर्स आर अवेलेबल एट 600। जरा रुक कर ए गड्डी फड़ना जरा, 350 लेबर आवर्स हैं और कितने गया ये, वो हो रह नहीं दो अपनी वखरी गड्डी, चलो आन दो गड्डी नू। ये ली 3500 यूनिट्स ऑर्डर है और हर यूनिट पर 1.5 घंटा सेमी स्किल्ड है। सेमी स्किल्ड है ना, सेमी स्किल्ड का लगना है। कितने आवर्स चाहिए कितने? 5200 और अवेलेबल मार्केट में 4000। पहला तो ये मसला आ गया। चलो, हाउएवर लेबर इज विलिंग टू डू ओवर टाइम एट 50% हायर रेट अप टू मैक्सिमम ऑफ 1500 आवर्स। मैक्सिमम 1500 आवर्स तक लेबर जो है वो ओवर टाइम करने को तैयार है। अल्टरनेटिवली इसकी बजाय क्या कर लो, अब यहां पे 2 ऑप्शंस आ गए। दूसरा ऑप्शन क्या है? अब ये एक ऑप्शन है, इसको मैं येलो कर रहा हूं। सेमी स्किल्ड 4000 घंटे बाजार से ले लो और बाकी 50% हायर रेट पे ऊपर वाले आवर्स का ओवर टाइम करवा लो। हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ, अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेमी स्किल्ड आ जाएगी यहां से आपके पास। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा ऑप्शन 1। एक ऑप्शन ये हो जाएगा, उसके सेमी स्किल्ड को लगा लो। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो कहता है यार छोड़ो यार इनको, नखरे इनके, ओवर टाइम सिर्फ 1500 घंटे तक काम करेंगे, 50% एक्स्ट्रा दोगे, यानी 150 रुपया, अगर 100 रुपया है तो लेट्स से, ठीक है, तो 600 रुपया तो उस हिसाब से कहते हैं जाओ यार अनस्किल्ड को लाओ, 200 रुपये के हिसाब से लाओ, उनकी करो ट्रेनिंग, क्योंकि अनस्किल्ड ने 300 गुना टाइम ज़्यादा लेना है। यानी अगर सेमी स्किल्ड 1.5 घंटा ले रहे थे तो सेमी स्किल्ड का 1.5 घंटा है, इसको 3 टाइम्स करो यानी 300%। ठीक है, कितना? हो टाइम भी तो बाद ले रहे ने। वो कह रहे कोई नहीं ले आओ, इनको ले आओ और इनको ट्रेनिंग दो, और ट्रेनिंग देकर इसका टाइम रिड्यूस करा के कितना कर लो, अखीर कर दी उसने वैसे, है ना, इनटू कितना 1.5 था इनटू 2.5 टाइम्स, यानी अच्छा माशाल्लाह। ठीक है जी, तो या तो आप विदाउट ट्रेनिंग इनको 3 गुना टाइम इनका लगवा लो। कितना आया था? 4.5 लेबर आवर्स पर यूनिट। या थोड़ी सी ट्रेनिंग दो, जाहिर है ट्रेनर ने अपने पैसे भी तो लेने, ट्रेनिंग कराओ तो इनका टाइम जो है वो 4.5 पर लेबर आवर की बजाय, लेबर आवर पर यूनिट की बजाय 3 अब यहां पर माशाल्लाह से ये दूसरा ऑप्शन हो गया
और ये तीसरा ऑप्शन हो गया। यानी आपने इन टोटल अनस्किल्ड लेबर सेमी स्किल्ड लेबर के 3 ऑप्शंस लेने हैं। पहला ऑप्शन सेमी स्किल्ड 600 रुपये पर आवर के हिसाब से लेके आओ, जितने आवर्स हैं वो उन्होंने दे दिए 600 के हिसाब से, बाकी ओवर टाइम करेंगे। एक ऑप्शन ये बना लिया। दूसरा ऑप्शन है अनस्किल्ड को लाओ विदाउट ट्रेनिंग, झोंक दो उनको काम में, जितना टाइम लगता है वो 200 रुपये के हिसाब से मिल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन उनको थोड़ी ट्रेनिंग दो, टाइम थोड़ा कम लगेगा, कॉस्ट वगैरह का तो चेंज नहीं है। तो 30 सेकंड फिर लो, दिमाग में कैलकुलेशन कर लो, नहीं बेशक ना करो समय पर, जो समय पे कर ले वो अच्छी बात है। हाँ जी, बेसिकली ये 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं इनको सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड करके 2 कर लूंगा, ठीक है ना। तो इनमें से या 3 ही कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ज़रा और इजी रहेगा। A B C में से जो लोअर हो जाए अच्छा है, ज़रा इस तरह से हो जाए, ठीक है। तो हो गया ना कुछ दिमाग में कि अभी रुकूं, ज़रा लेंथी 3 चीज़ें हैं, रुकूं। और वर्किंग नंबर 6 सेमी, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। अगर रेलेवेंट कॉस्टिंग में से पर्चे में सवाल आए तो मैं कहता हूं 70 to 80% इसमें कवर्ड है, यानी कि इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको समझ आ रहा है इस पर्चे में इस टॉपिक का सवाल आ जाए तो इंशाल्लाह आप आराम से 70% नंबर को कम से कम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा ले लेंगे तो कोई नहीं, खैर है, मेहरबानी हुई ताड़ी, मार्कर और कोई नहीं। अच्छा जी सेमी स्किल्ड लेबर कॉस्ट। चलो ऑप्शन 1 क्या है, आप सेमी स्किल्ड को ही लाओ। सेमी स्किल्ड को लाओगे, इधर देखो, सेमी स्किल्ड को लाओगे तो पहले कितने घंटे, वो सबसे पहले तो मुझे बताओ सेमी स्किल्ड लेबर के आवर्स कितने चाहिए, ये जरा करके रख लें जरा। तो चलो ठीक है, ऐसे ही था। सेमी स्किल्ड, इधर यही लिखना था, सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितने, तो वो जनाब 3500 यूनिट्स का ऑर्डर है और सेमी स्किल्ड ने 1.5 घंटा लगाना है, 1.5 लेबर आवर्स, तो 5250 आ गए लेबर आवर्स, ये हमें चाहिए। अब वो कहता है शॉर्टेज बढ़ी है जी, 4000 घंटे हैं 600 पर अवेलेबल, और ऊपर वाले 1500 घंटे तक वो ओवर टाइम कर सकते हैं। हमें 1500 नहीं, हमें तो 1250 चाहिए। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट निकल सकती है, तो सेमी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट बन रही है, इधर देखिएगा सारे, यहां कर लो, सेमी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट ब्रैकेट्स में कर रहा हूं, मसला तो नहीं हो रहा कुछ। पहले कितने, 4000 लेबर आवर्स इंटू ₹600 और बकाया, अब ये 5250 माइनस 4000 तो भुगत गए ना, ठीक है। बकाया जो बचे हैं इन पे 600 का 150% जी, 150 ना बेटा, 600 तो लेंगे ना ओवर टाइम में, 600 प्लस 300 लेंगे, वो 900 रुपया फी घंटा लेंगे बेटा, 900 रुपये फी घंटा लेंगे, 600 300 नहीं ले लेंगे सिर्फ ओवर टाइम में। तुम आधा कर दिया आपने, आधे रेट में नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जनाब आपका एक ऑप्शन ये आ गया, ठीक है जी, कि आपके 4000 घंटे 600 के हिसाब से आएंगे, ठीक है जी, 4000 घंटे 600 के हिसाब से, और बकाया के घंटे जो हैं वो आपके जी टोटल आ गया 35, ये रुपीज़ में, ऐसा ही है, ₹352। बड़ी मेहरबानी, आपने 1000 में ही रखा है, पिछली दफा की तरह नहीं किया। अब यहाँ पे भी मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। अच्छा राउंड कर दिया। अब ये आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, अनस्किल्ड ले आओ, अनस्किल्ड, ये ऑप्शन 2 है। अच्छा भाईजान, ऑप्शन 2 क्या है, अनस्किल्ड ले आओ। तो अनस्किल्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, उसने कहा जी, मैं यूं लिखता हूं, अनस्किल्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड विदाउट ट्रेनिंग और विद ट्रेनिंग कर लेते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड विदाउट ट्रेनिंग, ठीक है। तो विदाउट ट्रेनिंग चाहिए कितने, उसने कहा था जी 3500 यूनिट बनाने हैं ना, तो 1.5 घंटा तो लगाते थे ना ये सेमी स्किल्ड वाले, इन्होंने खैर से उसका
300% लगाने, यानी 3 गुना कह लें इसको, तो 300% टाइम लगाएंगे जी। 15, मैंने वो टोटली कर दिया ना यहाँ पे, वो तो वैसे बताया था आपको कि 1 यूनिट पर इतना लगना है, ठीक है, सही है। तो इतने हमें अनस्किल्ड के आवर्स चाहिए, विदाउट ट्रेनिंग इतने आवर्स चाहिए। तो अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट विदाउट ट्रेनिंग क्या आ गई फिर, इसमें तो कोई मसला ही कोई नहीं है मेरे ख्याल से, सीधा ही लिख लें इसको, ठीक है। 15,750 इंटू रुपीज जी, कितना 3150। ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी। अभी तक तो बी बेहतर है, इन दोनों में से बी बेहतर है, लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, अब चेक करो सवाल के अंदर क्या कुछ था, लेकिन आपकी नॉलेज से बाहर कोई नहीं है। सिर्फ हाथ पांव फूल गए अगर तो गया काम, नहीं फूले रिलैक्स रहे तो सब आता है। और हर सवाल आधे से थोड़ा सा ज़्यादा सही कर देना बस, और उससे ऊपर हो जाए तो कर देना, तुमने पक्का ना हो जाना है इस पर, मुझे डर लगता रहता है जी। अनस्किल्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड विद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की वजह से कुछ कमी आ जानी थी क्या, 3500 यूनिट्स के लिए 1.5 घंटा स्किल्ड को लगता है, अगर अनस्किल्ड की ट्रेनिंग कर लें तो ये इस 150 का 250% वक्त लगाएंगे अगर ट्रेनिंग दे लें तो, ठीक है। 1.5 इंटू 250%, आज कितने चाहिए 13125, ये लेबर आवर्स हैं, लेबर आवर्स, ठीक है, लेबर आवर्स, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट जो है वो दो चीजें हैं, एक तो इसकी कॉस्ट आएगी अनस्किल्ड लेबर आवर्स की कॉस्ट जो है विद ट्रेनिंग, ठीक है, विद ट्रेनिंग में दो चीजें आ गई ना, एक तो इसकी हायरिंग कॉस्ट होगी, इतने घंटे चाहिए, घंटे कम हो गए, इतने घंटे चाहिए, और उन्होंने तो आपने ट्रेन करके उनसे जल्दी काम करवाया, लेकिन रेट की तो कोई बात नहीं ना हुई, रेट तो वही 200 ही रहना है, ठीक है। तो 13,125 लेबर आवर्स का 200 रुपए के हिसाब से आप पे करेंगे, लेकिन ये आवर्स कम करने की एक वजह भी चीज कोई बनी थी, वो ट्रेनिंग थी। वो सवाल में गिवन है कि कितने की ट्रेनिंग कॉस्ट इज 300, तो 300 ये आ गया 1029। लो जी, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही निकला है, एड्डा सफर करके ₹29। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर, यूं ही कर लो, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड जो भी लिख दो फर्क नहीं पड़ता, लेबर इज लोअर ऑफ ए बी सी, तो सी है लोअर, ₹2925। कोई क्वेश्चन है तो बेटा आराम सुकून से पूछो, कोई मसला नहीं जी बेटा जी। हाँ बेटा ये लो, ठीक है, तो 2925। कैसा जबरदस्त सवाल बचा के रखा हुआ था मैंने इस क्लास के लिए, याद है आपको, कहा था मैंने उसी वक्त, कह दिया था जब पढ़ रहे थे, रिंग लिमिटेड का एक सवाल है, मैंने रिवीजन क्लास में कराना, क्योंकि किसी सवाल में इतने कॉन्सेप्ट इकट्ठे नहीं है। जब हम पढ़ रहे थे 24 सवाल किए, अलग अलग किए, कुछ सवाल किए, अब इस दिन के लिए ऐसा सवाल कोई और अगर कभी आ गया आगे चल के आपके टाइम में आ गया तो अगली बार वालों के लिए वो करा दूंगा, फिर ये क्लास में करा दूंगा, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, रेलेवेंट कॉस्ट है ऑफ सेमी स्किल्ड लिखो या अनस्किल्ड लिखो, कोई मसला ही नहीं है, पर ठीक है। वर्किंग नंबर 6, और सवाल नहीं मुका, असी मुक गए वे ये अब क्या है यार, ये क्या मजाक है, नहीं यार ये मजाक है, हैं हद नहीं हो गई। वेरिएबल ओवरहेड वुड बी चार्ज एट 125 पर, तो वो जो स्किल्ड लेबर आर आपने रोल के निकाले थे उसको 125 से मल्टीप्लाई कर दें तो आसानियां भी होती हैं। ये रहे 2112 तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, यहीं पे वर्किंग कर दो। अब उसके लिए कहाँ जाएं हम, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 211, देखना मुझे नजर नहीं आ रहे, 2 पॉइंट ये 66 है,
इसको किसी ने 3 भी कर दिया हो तो भी सही है, उसका भी आंसर सही है। यहीं से 3 कर दिया हो सारे सवाल में, 2113 करके चलाओ, सही है। 6-8 है। तो 6-6 क्यों बोला आपने? मैंने तो 6-8 बोला था, आपने नहीं 2-6-6 है। अच्छा बहरहाल ये 2113 भी सही था, इसको कर लिया, एंड पे कर लिया करो बेशक, ठीक है, कर ही लेता, मुझे अब याद आ रहा है। चलो खैर, ये लेबर आवर्स आ गए, शुरू से करें। खुदा का नाम है, आप लोगों ने यहीं पे होश हो जाना है, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो चलो कड़ा ही हूँ जी। रुपीज 125 पर लेबर आवर, 264 बस जी। देख लो कुछ और तो नहीं है सवाल में, सवाल ही मुक गया। फिर भी एक बार तसल्ली करो, टोटल क्या आता है? 13242, ये आपकी आ गई जनाब मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम बिड प्राइस। ठीक है जी। अच्छा जरा रिक्वायरमेंट एक बार फिर भी पढ़ लिया करो एंड पे, क्या कह रहा है? मिनिमम बिड प्राइस, हाँ देखा ना, बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच कंप्यूट मिनिमम प्राइस। तो ध्यान ना देने वाला एक आधा नंबर ऐसे ही छोड़ आना था उसमें, ठीक है। तो 13,000, लेकिन ये 1000 में है, फिर ये देख लो। तो कॉस्ट मिनिमम बिड प्राइस या मिनिमम कॉस्ट जो भी लिख लो, यही लिख लो, मिनिमम बिड प्राइस जो उसने नाम लिखा हुआ, लफ्ज लिखा हुआ है, पर यूनिट निकालनी है तो 132 ट्रांसपोजिशन एरर इसको कहते हैं। अच्छा 13242 डिवाइडेड बाय 3500 है, 3.5 कर लो, इज इक्वल टू ₹378 पर यूनिट। ठीक है, और सही है। चलो वो तो रुपीज इन 1000 आ रहा है, इसको यहाँ से अलग ही लिखो रुपीज। ठीक है जी, ले जी इसकी पूरी जरा पिक्चर जूम आउट करें और जरा 1 मिनट के लिए पॉज करें। जी बेटा कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, तो इसीलिए तो ये पैसे हमारे लिए रेलेवेंट हैं जितने हमने एक्स्ट्रा दिए हैं। ये एक्सेप्ट ना भी करते तो 200 का 50% नहीं 500 रुपये ये हमने देने ही देने थे उनको। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो या ना हो, ये कॉस्ट पे होनी ही होनी थी, समझिए ना बेटा। हमने असल में स्टार्ट में जिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था लेबर से, वो जो ठेकेदार था उसने कहा था भाईजान अगर आपने वेला बिठाया ना तो आधे पैसे वेले बैठने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि चलो और कहीं काम से हम लगा लेते होंगे, लेकिन अगर ये वाला एक्सेप्ट ना किया तो 200 घंटे तो इसमें स्पेयर हो ही जाने हैं इनके, और उस स्पेयर टाइम के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको 1000 रुपये की बजाय 500 देना ही पड़ेगा। तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, आपको उन 200 घंटों का 500 रुपये के हिसाब से पे करना ही करना है। वो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है क्योंकि डिसीजन की वजह से वो चेंज नहीं हो रहा। यस, इफ ऑर्डर फॉर एसएल इज नॉट एक्सेप्टेड तो उनको ये स्पेयर आवर्स के 50% देना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट किया तो फिर एक्स्ट्रा कितना दिया, इसका मतलब पूरे 1000 रुपये नहीं दे रहे हैं हम इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सिर्फ एडिशनल 500 दे रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे तो इन 200 घंटों का 500 ही देना है। कोई नहीं, अभी इसीलिए तो कह रहा हूँ बस करते हैं। मेरे ख्याल में ये मैंने पॉज करके मशवरा किया था इनसे कि बस कर दें। एक तो इनकी क्लास सुबह एकदम से ही 7:15 हो गई है, तो अभी तो सोने के 8 घंटे, आप पता नहीं माशाल्लाह कितना सोते हैं, मैं तो 6 घंटे काफ़ी समझता हूँ। 12 से 6-7 घंटे सोकर बाकी कुछ बचता ही नहीं है। तो क्लास को हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। आज पहली रिवीजन क्लास ज़रा कम रही आउटपुट आपकी, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि आपकी 7:15 से शुरू होकर एक क्लास चलेगी 2 घंटे, फिर 2 घंटे, तो 4 घंटे की क्लास तकरीबन है। तो 7:15 आ जाइएगा, 2-2 घंटे के हम, मतलब ब्रेक हम 2 घंटे बाद लेंगे, लेकिन उधर रिकॉर्डिंग हम 1-1 घंटे की करते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद बड़ी है कि कल प्रोसेस कॉस्टिंग रीसेट अटेम्प्ट का सवाल, उसके बाद काश ये टाइम होता, अगर आप हिम्मत कर सकें। वैसे तो आप लेबर वाला सवाल मैं दे दूं अगर आप करना चाहें तो, 2 सवाल जो हैं वो आप कर सकते हैं वैसे,
लेकिन कम से कम एक तो कर ही लें। वो आप अपने रिसेंट अटेम्प्ट में बहरहाल देख लीजिएगा जो आपका लर्निंग कर्व जिसमें लिखा हो। मेरी तरफ से होमवर्क नहीं है, कोई कर ले ऑप्शनल वो कर सकता है। फिर आपका प्रोसेस कॉस्टिंग वाला सवाल है, उसका पार्ट ए डिसीजन मेकिंग के अलावा, चलो वो भी रहने दें। कोई करना चाहे उनमें से कोई सवाल तो इन दोनों में से आखिरी सवाल और लेबर कॉस्टिंग वाला वो कर सकते हैं। कल होपफुली मैं ये दोनों सवाल भी करवा दूंगा इनकी रिवीजन के साथ, और मे भी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कल ना करवाऊँ, तो फिर डिसीजन मेकिंग के जो लिमिटिंग फैक्टर का सवाल रिसेंट टाइम क्या वो करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर को रिवाइज कर लेंगे और डिसीजन मेकिंग सारी हम रिवाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो 7:15 कोशिश कीजिएगा तशरीफ़ ले आइएगा। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। पार्ट 4 था ना ये, पार्ट 4 यहाँ क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।